हाँ जी माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पे रह के पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो केवीएस वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने इंटरव्यू की अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक लास्ट फेज होता है जब आपका इंटरव्यू होता है और आपको सिलेक्शन मिल जाता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि इंटरव्यू से ही सिलेक्शन हो, क्योंकि सिलेक्शन आपकी जो चीज़ सिलेक्शन पे डिपेंड करती है वो तो आपका रिटन एग्ज़ाम जो आपने अच्छे तरीके से क्लियर कर लिया। यानी सामने वाले को आपकी नॉलेज का पता है कि आपको नॉलेज तो है, लेकिन वो ये देखना चाहते हैं कि क्या आप स्टूडेंट को अपना कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, क्या आप बच्चों को समझा सकते हैं, कि क्या आप अच्छा पढ़ा सकते हैं। वो सिर्फ ये देखना चाहता है। अब नॉर्मल सी बात है, जब कोई इंटरव्यू लेगा ना तो आपसे कोई ये तो जानने की कोशिश नहीं करेगा ना कभी कि क्या आपको नॉलेज है, आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं, आपका कितना एक्सपीरियंस है। वो सब उनको पता होता है, क्योंकि आपने जो वहाँ पे दिया होता है, रिज्यूमे दिया होता है या जो भी चीज़ें होती है उनके पास मेंशन होती है पहले ही, क्योंकि उनको पता है कि जो इंसान यहाँ तक पहुँचा है वो रिटन एग्जाम दे के सब कुछ दे के ही पहुँचा है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों की नॉलेज है, तभी तो वो इंसान इंटरव्यू देने तक पहुँचा है ना। अदरवाइज तो ऐसे हर कोई तो पहुँच नहीं सकता। तो वो आपकी ये चीज़ कभी नहीं चेक करना चाहता। इंटरव्यूअर चाहता है, अगर मैं पर्टिकुलर एग्जाम में लेके चलूँ, केवीएस की ही बात लेके चलूँ, मैं थोड़ा सा बताऊंगा, उसके बाद मैं आपको इंग्लिश का पैटर्न बताऊंगा, उसके बाद कुछ बातें और बताऊंगा, ठीक है। तो जैसे कि मान के चलो हम केवीएस की ही बात लेके चलते हैं, केवीएस की बात लेके चलते हैं। तो केवीएस में क्या होता है मेरे भाई, कि आपको पता है आपको टीचर बनना है, आप टीचर हैं और वो ये जानना चाहता है कि क्या आप जो रियल में हैं क्या आप वही हैं। कहने का मतलब आप बनने की कोशिश मत करें, मान के चलो बनने की कोशिश मत करें। इस चीज़ को मैं आगे जाके एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि आप वो सिर्फ देखना चाहते हैं कि आप रियल में एक टीचर है, क्या आपके अंदर एक क्वालिटी है टीचर बनने की। क्योंकि कई बार क्या होते हैं, हम रट्टा मार के कैसे भी करके चीज़ों को क्लियर कर लेते हैं एग्जाम के लिए, लेकिन इंटरव्यूअर सामने सिर्फ यही देखना चाहता है कि क्या उस इंसान में जो सामने बैठा है क्या वो बच्चों को पढ़ा भी सकता है, क्या वो बच्चों को ईजिली चीज़ें समझा सकता है, क्या उसके अंदर इतना दम है, क्या उसके अंदर इतनी एबिलिटी है कि वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को हलवा बना के खिला सकता है, यानी आसानी से भी समझा सकता है, आसानी से भी करा सकता है। तो सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ होती है जो वो देखना चाहता है, यही चीज़ होती है। तभी तो कहता हूँ बनने की कोशिश मत करो, जो रियल में हो एक्चुअल हो बस वही बनो, जो रियल में हो एक्चुअल हो बस वही बनो, क्योंकि तुम्हारी रियलिटी है ना वो उसको भाएगी। क्योंकि तुम्हारा लॉयल होना ही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा सबूत होगा तुम अच्छे टीचर हो। अगर तुम बनने की कोशिश करो, मान के चलो भाई कुछ भी लगा लो, उन्होंने तुमसे आपकी हॉबीज़ को लेके चल लेते हैं, चलो एक छोटी सी बात लेके चल लेते हैं, आपकी हॉबीज़। आपने अपनी हॉबीज़ बता दी, मान के चलो आप सिंगिंग का शौक़ रखते हैं, अगर बाई चांस उसने सिंगिंग का इतिहास ही पूछ लिया ना आपसे, बताओ सिंगिंग कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे हुई, 7 म्यूजिकल वर्ड्स कहाँ से, यानी सारी कुछ चीज़ें वो आपसे पूछने की कोशिश करेगा, क्योंकि आप उसको एक पर्टिकुलर चीज़ दे देते हो कि आप मुझे इसके बारे में पूछो। तो कोशिश करो कि हॉबीज जितनी ज़्यादा कम होना उतना बेटर है यार तुम्हारे लिए, क्योंकि वो चीज़ें उसको दिख जाती है कि हाँ इस बंदे ने ये लिखा है, कोई गेम का लिख दिया, कोई सिंगिंग डांसिंग कुछ भी लिख दिया XYZ आपने, चाहे आपने रीडिंग नॉवेल्स, रीडिंग बुक्स, रीडिंग न्यूज़पेपर, क्या पता वो क्या पूछ ले तुमसे उसी चीज़ से रिलेटेड। कम से कम उसके हाथ में तो फ़ोन भी होगा ना, उसके हाथ में तो इंटरनेट भी अवेलेबल है, वो तो कुछ भी चेक कर सकता है, वो पूछ लेगा हाँ भाई आपको सिंगिंग का शौक है, हाँ जी 1 मिनट मेरे को ये बताओ सिंगिंग स्टार्ट कब हुई। कम से कम इतनी नॉलेज जरूर रखें कि वो इंटरनेट पर अवेलेबल हो। तो इसलिए कहता हूँ बनने की कोशिश मत करना, अभी आपके पास टाइम है, क्योंकि अभी मेरे ख्याल से डेट नहीं है, और डेट नहीं है तो मतलब आप ये मान के चलो कि मुझे अच्छे से सीखना है, मुझे अच्छे से प्रिपेयर करना है। और प्रिपेयर करने के बहुत से तरीके होते हैं मेरे भाई, प्रिपेयर करने के बहुत से तरीके होते हैं, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। तो पहली चीज़ आपको सिर्फ यही याद रखनी कि आप जो एक्चुअल में हो ना सिर्फ आपने वही रहना है और आपने वही बन के जाना है। आपने दिखावा नहीं करना, बनने की कोशिश मत करना। कोई क्वेश्चन ना आए, नो सर आई एम सॉरी आप कह सकते हैं, सॉरी कहने में कुछ होता तो नहीं है ना। और दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे, आप अपनी इज्जत, जिस चीज़ को आप बड़ा मान देते हैं वो घर पर ही छोड़ के जाइए भाई, इज्जत आप अपने घर पे छोड़ के जाएं, बिकॉज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि वहाँ वो क्या देखता है कि वो आपको नीचा दिखाने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि आप सोचते हैं कि मेरी इज्जत बनी रहे। वहाँ 3 या 4 लोग बैठे होंगे एक आंखों के, वो बातें बाहर तो जाती नहीं है भाई। देखो तो इज्जत जितनी ज़्यादा घर छोड़ के जाओगे ना, जितना ज़्यादा ये फील करोगे ना मैं हूँ,
ये सब चीज़ें बाहर ही छोड़ दो, फायदे में रहोगे। क्योंकि वो तो जरूर कुछ ना कुछ पूछेगा, चाहे आपको सारा कुछ आता हो, लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा ले आएगा कि आपको पता नहीं लगेगा, और वहाँ पे आपको वो फील कराएगा। और वो चाहता है कि वो फील कराने के बाद आप उस चीज़ पर रिएक्ट करें, लेकिन आपका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कहीं आप गुस्सा हो जाए, कुछ भी हो, ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए। नॉर्मल सी बात, आपको पता है ये चीज़ें नॉर्मल सी बातों में ध्यान रखनी होती है। तो इन चीज़ों की तरफ आप ध्यान देंगे कि आप अपनी इज्जत घर पे छोड़ के जाएंगे। दूसरी चीज़, आपने बनना तो बिल्कुल नहीं है कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। जो है रियल है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता, मतलब बातों को घुमाना फिराना तो है ही नहीं। तुमसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, मान लो मैथ्स का ही पूछ लिया, भाई मेरे को तो मैथ्स की नॉलेज कम है, मैथ्स का ही पूछ लिया, तो आपको बाई चांस नहीं आता ना, तो कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन अगर तुम बातों को घुमाओगे फिराओगे, यार वो इंटरव्यूअर है, उसने सैकड़ों इंटरव्यू लिए होते हैं, क्या पता सामने वाला आईएएस का इंटरव्यू लेने वाला बैठा हो तुम्हारे सामने, क्या पता आईएएस का इंटरव्यू लेने वाला बैठा हो, तो उससे तुम कैसे निपट लोगे ना। तो कभी बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि उसने जितने दिन देखे हैं ना, जितने स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स उसने देखे हैं इंटरव्यू देने वाले, उतने तो आपने कभी देखे भी नहीं होंगे, इतने तो आपने यूट्यूब पे या कहीं क्लासेस लेके भी इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं की होगी। तभी कह रहा हूँ कि बनने की कोशिश तो बिल्कुल ही मत करना, बिल्कुल ही 0%, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखोगे, स्पेशली ये चीज़ होती है। और ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ अगर आप करने लग गए ना, तो सामने वाला आपको 1 सेकंड में पहचान जाएगा। क्योंकि सामने वाले को वो कहते हैं ना, आंखें बयान करती है, आंखों ही आंखों में बात होती है, तो आंखों से लोग पढ़ लेते हैं। और उसको तो बेचारे को बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, बेचारे तो फिर उसको आगे तुम हो वो नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ आप सिर्फ यही याद रखेंगे, यही ध्यान रखें कि मुझे बनना नहीं है, हाँ मैं एक्चुअल हूँ। दूसरी चीज़ आती है मेरे भाई आपका कॉन्फिडेंट। आपका कॉन्फिडेंस कितना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूं मैं, ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं कर रहा। आपको ये होना चाहिए कि हाँ जितना मुझे आता है ना उतने में से ही पूछेगा, और हाँ भाई मुझे आता है, मैं इजीली क्लियर कर सकता हूँ, इजीली इंटरव्यू क्रैक कर सकता हूँ, मुझे कोई इश्यू नहीं है। मेरे सामने मेरे माँ बाप के सपने हैं, मेरे सामने मेरा पूरा परिवार है, और मैं एक टीचर बनने जा रहा हूँ। टीचर बनने का मतलब होता है मैं इस देश का भविष्य बनाने जा रहा हूँ, इस देश का फ्यूचर मेरे हाथों में है। तो मैं इस पॉजिटिव माइंड से जाकर पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव माइंड से जाना है, पॉजिटिव ही रहना है। नेगेटिविटी को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी बाहर फेंको, बाहर निकाल के खत्म कर दो अपनी नेगेटिविटी को। आपके माइंड में नेगेटिविटी नाम का शब्द नहीं होना चाहिए। सीधी सी बात यही होती है, एक फेलियर और एक नेगेटिविटी, ये दो चीज़ें बड़ी काम की हैं। इन चीज़ों को जितना ज़्यादा दूर रखोगे ना, उतना ज़्यादा आप सक्सेस के नज़दीक जाओगे। सो प्लीज़ जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ ही ध्यान दें। और सीधी सी बात आती है कि मैं क्यों कह रहा हूँ माँ बाप के सपने, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हारे माँ बाप ही हैं जो तुम्हारा भला चाहते हैं। पहले नंबर पर हमारे भगवान आते हैं जिनको आप मानते हैं, भगवान का शुक्रिया अदा करो कि भगवान आपने मेरे को इस धरती पे भेजा इंसान के रूप में अच्छे काम करने के लिए। दूसरे तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतना बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुम्हें सब कुछ दिया, अपने सपने मारकर उन्होंने तुम्हें सब कुछ दिया है। सो प्लीज़ उनकी कदर करें। और तीसरी आते हैं आपके टीचर्स, आपके टीचर्स जो आपको इस लायक बनाते हैं, आपके टीचर्स जो इस लायक बनाते हैं, जो आपको अपना 100% देते हैं। अपना 100% हर टीचर देता है हर स्टूडेंट को, क्योंकि वो नहीं चाहता कोई भी स्टूडेंट कमी छोड़े। भाई किसी भी स्टूडेंट में कमी रहे, वो खुद नहीं चाहता एक टीचर कि यार कोई कमी रहे, मुझे कैसे पढ़ाना। वो हर तरीके से एग्जाम को या एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच देने की कोशिश करता है, हर तरीके से कोशिश करता है। भाई जिन टीचर से मैं भी पढ़ा हूँ ना, आज भी मेरे को मिल जाए ना, मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, एक छोटी सी बात बीच में मैं ले ही लेता हूँ। एक बार मुझे याद है, मैंने फेसबुक पे वैसे रील्स डालता रहता हूँ, मैंने शॉर्ट्स, तो मैंने डाली थी, पता नहीं किस चीज़ से रिलेटेड थी। भी इंग्लिश टीच करता हूँ तो मैंने इंग्लिश से रिलेटेड ही डाली थी, या तो कोई वोकेब होगी या कुछ और होगा ग्रामर का, या फिर कोई मोटिवेशन होगा, मेरे को ध्यान नहीं। तो जिस स्कूल में मैं पढ़ता था, प्राइमरी क्लास तक, 5th क्लास तक पढ़ा था, मैं अपने नानके रहता था सिरसा में, माधव सिंघाना गांव है, वहाँ के प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, ग्रामीण प्रगति मॉडल स्कूल नाम था उस टाइम, अब तो शायद चेंज हो गया। तो वहाँ के प्रिंसिपल है भारत भूषण सर, उन्होंने कमेंट किया, पता नहीं क्या कमेंट किया, लेकिन उन्होंने अपना नंबर जरूर लिखा था कि सेंड मी योर सिलेबस या सेंड मी योर कंटेंट शायद। और आप मानोगे नहीं, मैं उसी टाइम रिस्पेक्ट की बात करूं, मैं उसी टाइम वहां खड़ा हो गया, जैसे वो सामने खड़े हैं मैंने कमेंट देखते ही मैं खड़ा हो गया। तो ये एक रिस्पेक्ट है मेरे भाई। तो ऐसी रिस्पेक्ट आप अपने माँ बाप, गुरु और भगवान के लिए रखोगे ना, तो आप ऑटोमेटिकली ही पॉजिटिव रहोगे। और माँ बाप ने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तो उनके लिए ही सोच के चलो, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप के सपने तुम्हारे साथ हैं।
उनकी दुआएं, उनके आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, तुम इजीली हर चीज़ क्रैक कर लोगे, इजीली हर चीज़ क्लियर कर लोगे। ये चीज़ें मेन चीज़ें होती हैं जो तुम्हें पॉजिटिव बनाती हैं, और यही चीज़ें तुम्हें कॉन्फिडेंस देगी, कॉन्फिडेंस देगी। नॉलेज तुम्हारे पास है ही, अगर आपके पास नॉलेज है, अब देखो मेन चीज़ तो होती है नॉलेज से बंदे को कॉन्फिडेंस आता है, लेकिन इंटरव्यू मान के चलो, इंटरव्यू रूम में आप घुस गए ना, तो उस टाइम आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है भाई, वो वैसा होगा, क्योंकि जो चीज़ आपने फेस नहीं की, चाहे आप पहला इंटरव्यू दे रहे हो चाहे 100वां इंटरव्यू दे रहे हो, ऑटोमेटिकली ये चीज़ होती है कि सामने वाला पता नहीं क्या पूछना चाहता हो, पता नहीं यार क्या पूछ ले, पता नहीं इसके मन में क्या चल रहा हो, कहीं मेरे को रिजेक्ट ना करते। ये सब चीज़ें जब आप बाहर निकालोगे ना, कोशिश करो कि हाँ यार 1-1.5 गिलास 2 गिलास पानी पी लो भाई, 1 बोतल पी लो जितना तुम्हें लगे। हमारे साथ भी होता है, हम 2-2 गिलास पानी पी लेते हैं, 3-3 गिलास पानी पी लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। मुझे याद है जब मैंने यूट्यूब पे फर्स्ट वीडियो बनाई थी ना अपनी, मैंने कम से कम 1 जगह पानी पी लिया था भी यार, कहीं मैं समझाना, हालांकि वो 2 मिनट की वीडियो थी, सिर्फ एक वर्ड कराया था मैंने वो कैब का, अल्ट्रिस्टिक, मुझे आज भी याद है, ठीक है, 19 फरवरी को कराया था मैंने। तो उस टाइम देखो ना मेरे माइंड कैसा था, मेरा माइंड कैसा था, मैं क्या सोच रहा था, मैंने इतना पानी पी लिया यार, मैं जब कैमरे को पढ़ा रहा हूँ तो मानो तुम सामने नहीं हो, लेकिन फिर भी मुझे था मैं अपनी तरफ से बेस्ट दे पाऊँ। पहली वीडियो थी, मैंने मेरे ख्याल से 4 या 5 बार रिकॉर्ड की थी, फिर मैंने उसको अपलोड किया था, मेरे ख्याल से इतनी बार हुआ था ना। तो ये चीज़ें होती है कि हमारे साथ भी हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो हाँ, वो जब तुम ये नेगेटिविटी को बाहर निकालोगे, ये सब करोगे ना, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस हो जाएगा यार, कोई बड़ी बात नहीं। पॉजिटिविटी रखो अपने अंदर, पॉजिटिविटी रखोगे ना तो तुम्हारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। मैं ये चीज़ें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हर इंसान यही सोचता है, जैसे मैंने बताया कि आप ये सोचते हो कि क्या पूछे क्या नहीं। यार नॉलेज तुम्हारे पास है, नॉलेज तुम्हारे पास है, लेकिन वो नेगेटिविटी क्या करती है कि यार पता नहीं क्या पूछ लेगा इंटरव्यूअर, पता नहीं वो क्या पूछ ले यार, पता नहीं उसके माइंड में क्या चल रहा है, कहीं मेरे को रिजेक्ट ना कर दे। ये सब चीज़ें तुम्हारे माइंड में चलती है, ये सब चीज़ें इनिशियली मेरे माइंड में चलती थी। जब मैंने इंस्टाग्राम पे पेज बनाया था, मेरे माइंड में बहुत चलती थी यार, मेरे से कुछ स्पेलिंग मिस्टेक ना हो जाए, मैं वर्ड लिख रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ, कोई बात नहीं, होता है, डिलीट कर दो, दोबारा बना लो। उस टाइम तो चलो मेरे पास ऑप्शन है इंस्टाग्राम और यूट्यूब के लिए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, इसलिए आपको पहले से ही प्रिपेयर रहना पड़ेगा मेरे भाई, पहले से ही आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा। ये बात ध्यान रखोगे कि पहले से आप प्रिपेयर रहोगे तो फायदे में रहोगे, और बनने की कोशिश तो करनी नहीं, ये भी मैं आपको बता सकूँ। पॉजिटिव क्यों रहना है, कैसे रहना है, ये चीज़ें आपको पता लगी। शॉर्ट में मैंने बता दिया कि सबसे पहली चीज़ होती है तुम्हारे माँ बाप के सपने, दूसरा होता है कि तुम्हें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने आप पर, हाँ मैं इस देश का भविष्य बनाने जा रहा हूँ, मैं इस देश को अच्छे स्टूडेंट्स दूंगा जो कुछ ना कुछ इस देश के लिए करें, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS बने, IPS बने, कुछ भी बने, कुछ भी बने, लेकिन मैं इस देश को अच्छे स्टूडेंट्स दूंगा। तुम्हारे मन में ये चीज़ होनी चाहिए, तब तुम एक अच्छे मुकाम पर, अच्छे लेवल तक पहुँच जाओगे। और अगर मैं मेरी नज़र में बात करूँ, मेरे ओपिनियन से बताऊँ भाई, तो मेरी नज़र में टीचर से बड़ी जॉब कोई नहीं है, कोई भी नहीं। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ, मैं भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ भाई, सीधी सी बात यही है, झूठ तो क्या बोलना तुमसे। टीचिंग भी करता हूँ, प्रिपरेशन भी कर रहा हूँ मैं, UPSC की प्रिपरेशन, हाँ कोशिश मेरी 100% अभी मैं निकालूंगा, लेकिन वो तो कुछ देखो कमी रही तो मेरी रही, कुछ किस्मत लगा लेंगे 1%, 99% कमी मेरी होगी, ये तो मैं खुद ही मानता हूँ, ठीक है। तो मैं भी प्रिपरेशन ही कर रहा हूँ, मैं भी कर रहा हूँ ऐसा कुछ। तो यही चीज़ें होती है ना, तो तुम्हें ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हो चीज़ों को। सो प्लीज़ ये मत सोचो कि यार कुछ कर रहे हो कुछ नहीं कर रहे हो, नहीं। पॉजिटिविटी तुम्हारे माइंड के अंदर ही होनी चाहिए। पॉजिटिविटी क्या है मेरे बेटे, तुम्हारे माइंड के अंदर ही होनी चाहिए। तुम्हारा माइंड ही पॉजिटिव रहेगा। जब तुम पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, तुम्हारे माइंड के अंदर जितनी ज़्यादा पॉजिटिविटी रहेगी, भरी रहेगी, तुम ओके रहोगे, तुम्हें कोई टेंशन नहीं होगी। सो प्लीज़ ये सब चीज़ों की तरफ ध्यान दें। दूसरी चीज़ आती है मेरे भाई, बता दूं क्या आती है, हाँ, जब भी आप मान के चलो आप बिल्कुल प्रिपेयर हो, आपको नॉलेज है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नॉलेज के बिना तो आप आगे भी नहीं जा सकते, बेसिक सी बात है। नॉलेज है आपको, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं, आप पॉजिटिव भी होगे, आपका माइंड पॉजिटिव है, आपने अच्छी तरीके से बैठ के रिहर्सल भी कर ली भाई, शाम ये चीज़ें बताऊँगा कि कैसे करनी है, जो भी करना है ये हो गया। उसके बाद मान के चलो आप कहाँ गए, आप इंटरव्यू देने रूम में गए भाई, ठीक है। जैसे ही आप इंटरव्यू देने रूम में गए तो मेन चीज़ आती है आपकी एंट्री आपकी कैसे होगी, एंट्री आपकी कैसे होगी। एंट्री बड़े प्यार से होनी चाहिए भाई, जैसे कि आप प्रोफेशनल, आपकी चाल ही ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल है। आपकी चाल से भी पहचान लेते हैं आपको लोग। अगर आप कोई, मैं नॉर्मल सी बात कर लेता हूँ, बड़ी कंपनी में इंटरव्यू देने जाएंगे ना, तो
रतन टाटा सर की बात करूँ, वो पीछे से पता लगा लेते हैं, कोई उसने मैंने मान के चलो उनकी कंपनी में जॉब अप्लाई किया है तो मेरे बारे में पहले से पता लगा लेंगे, ऐसा सिस्टम है उनका। तो आप भी पहले से ही प्रिपेयर रहे ना कि आपकी चाल ही ऐसी होनी चाहिए कि आपका लुक कैसा होना चाहिए। लुक मतलब ये आपके फेस पे मैटर नहीं करता मेरे भाई, फेस पे मैटर नहीं करता, पर्सनैलिटी कभी फेस पे मैटर नहीं करती। पर्सनैलिटी आपके रहन सहन, पहनावे, चाल चलन, इन चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे आप एंटर करेंगे, मैंने पहली चीज़ बता दी, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए, आपकी चाल तक ऐसी होनी चाहिए कि आप प्रोफेशनल लगें, आप सामने वालों को लगेंगे कि आप एक अच्छे एजुकेटर हैं, आप एक अच्छे एजुकेटर। आप जैसे एंटर करें, सबसे पहले आपको पता है बड़े प्यार से एंटर करते हैं। हाँ, आपने बिल्कुल दरवाज़ा ना, डोर बिल्कुल आराम से खोलना कि आवाज़ मिनिमम टू मिनिमम है, कम से ही कम आए। ये चीज़ें बड़ी ध्यान रखनी होती है। आपने एंटर किया, ग्रीटिंग्स जैसे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड आफ्टरनून, जो भी है जी उस टाइम, मुझे भी टाइमिंग का नहीं पता, तो जो भी आप उनको विश करेंगे। मान के चलो 1 पर्सन बैठा है, 2 पर्सन बैठा है, 3 पर्सन बैठा है, गुड मॉर्निंग सर, मैम, गुड मॉर्निंग, जो भी आपने बोल दिया, ठीक है। और आई कॉन्टैक्ट की बात करूँ तो सभी से होना चाहिए। अब ये नहीं मान के चलो इधर सर बैठे हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दिए, तो आई कांटेक्ट पहले ही सबसे बना लें, क्वेश्चन आंसर तो बाद में आएंगे, अभी तो आपको बैठना भी बाकी है ना। तो आई कांटेक्ट आप पहले ही बना लें। गुड मॉर्निंग सर, जैसे मान के चलो आप ऐसे खड़े हैं, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ऐसे गुड मॉर्निंग सर मैम, समझ रहे हो? इस तरह से सबकी तरफ आपका आई कांटेक्ट रहे। आप जाके सामने खड़े हो गए, ऐसे खड़े हो गए ना, गुड। तो जब तक आपको बैठने के लिए ना कहा जाए आप बैठेंगे नहीं, और पूछेंगे भी नहीं। कहीं बोल दे मे आई सिट सर, मे आई सिट मैम, ऐसा नहीं बोलोगे मेरे भाई, क्योंकि वो खुद बोलेगा कि आप बैठ सकते हैं, आप बैठ जाएं। कहीं आप सोचते भी यार 2 मिनट हो गए खड़े हुए, बोल दूँ मे आई सिट सर, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो आपको खुद बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है उन्हें भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, और आपको भी, आपका भी टाइम उनके लिए वैल्यूएबल है इस टाइम, समझ गए? तो आपको बैठने के लिए कहेंगे। बैठते टाइम आप कंफर्टेबल रहें, ये चीज़ें मैं थोड़ी देर बाद डिस्कस करूंगा कि बैठते टाइम कंफर्टेबल कैसे रहोगे, किस तरह से रहोगे, ये चीज़ें मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन पहले मैं आपको एंट्री रूम की ही बता देता हूँ, ठीक है? आप आराम से बैठ के कंफर्टेबल, बड़े प्यार से बैठें भाई, सामने वालों को ऐसा ना लगे आलसी है, सामने वालों को ये भी ना लगे कि तुम चतुर हो, ये चीज़ें तो बिल्कुल नहीं है। बड़े प्यार से बैठें, आराम से बैठें, रिलैक्स होके, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं, बड़े रिलैक्स हो जाएं भी। हाँ, सामने वाला जो पूछेगा ना मुझे आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इतना कुछ करके यहाँ तक पहुँचा तो आगे भी पहुँचूंगा, ये कॉन्फिडेंस आपके माइंड में होना चाहिए। आप बैठ गए, आप बड़े प्यार से बैठे, उन्होंने आपसे कुछ भी पूछा, तो पहली चीज़ क्या होती है, एक पहली चीज़ आपके माइंड में या आपको ये याद होनी चाहिए कि आपको अपने बारे में इंट्रोडक्शन तो मस्ट है भाई। अपने बारे में बातें जो रियल होती है, मैंने ये बात पहले ही बोल दी, बनना नहीं है, जो रियलिटी है, जो आप रियल में हैं, आप कहाँ से हैं, आपका नाम क्या, ये सब चीज़ें। जैसे मान के चलो सेल्फ इंट्रोडक्शन, आप इसकी एक वीडियो पढ़िए मेरे यूट्यूब पर, अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें। मेरे ख्याल से स्पोकन सेशन की जब आप प्लेलिस्ट निकालेंगे मेरे यूट्यूब चैनल पे, स्पोकन सेशन की, उसमें एक इंटरव्यू क्यों ज़रूरी है, एक तो वीडियो वो है, वो भी आप ज़रूर देखेंगे। और उसके अलावा आप क्या देखेंगे, मैं मान के चलो सेल्फ इंट्रोडक्शन वाली वीडियो 12-13 वीडियोज़ है, उनमें पढ़िए, ठीक है? आप देख लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। या आप कहीं से भी कर सकते हैं, मान के चलो मैंने तो वो करवाई, आप जो आपको कंफर्टेबल लगे, जो आपको इजी लगे भाई। मेरा काम है आपको बताना, क्या पता आपको मेरी वाली समझ आ रही हो भाई, आप कहीं से भी करें, लेकिन आपका क्या काम है, सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना ज़रूर तैयार कर लें। क्योंकि सेल्फ इंट्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है, मान के चलो अगर किसी एग्जामिनर ने आपसे ये पूछ लिया कि आप अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, तो उसका शुक्रिया अदा करना, उसका थैंक यू करना कि सर आपने मेरे को मौका दे दिया कि मैं अपनी हेजिटेशन थोड़ी दूर कर लूँ, क्योंकि वो आपको गला खोलने की कोशिश कर रहा है। नॉर्मल सी बात है ना। अब जाते कोई क्वेश्चन पूछने लग गया मान के चलो कोई, तो आपको थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन जाते आपसे पूछा कि आप अपने बारे में थोड़ा बताएं, तो आप बताओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी हेजिटेशन दूर हो जाएगी, तो उससे आपको ये फ़ायदा होगा। तो आप उसका थैंक यू जरूर करें, मन ही मन में गए बोलते थैंक यू सर, ऐसा नहीं बोला जाता, हाँ मन ही मन में बोले थैंक यू सर, आपने मेरे को ये मौका दिया। आप अपने बारे में अच्छे से प्रिपेयर होके जाएं, आप जो भी हैं, आपकी क्वालिफिकेशन से या जो भी है, जिस हिसाब से आप सब कुछ बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू नहीं है। आराम से बड़े प्यार से आपने बताना है। जो भी मान के चलो फर्स्ट पर्सन क्वेश्चन पूछ रहे हो तो फर्स्ट पर्सन की तरफ, अगर बाई चांस आपसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, मान के चलो ये 4 लोग हैं, 1 2 3 4 आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा, कुछ भी आप बताना, जैसे स्टार्ट किया 1 मिनट आपने मान के चलो बताया, बीच में इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप क्या करेंगे, इसका मतलब पता है क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि इनको आपका क्वेश्चन समझ आ चुका है,
आपका क्वेश्चन समझ आ चुका है, वो आपसे कुछ और पूछना चाहते हैं इसके अलावा, तो जब आप क्या करेंगे, आप कहीं ये बोल दो सर 1 मिनट रुको ना, मैं इनके क्वेश्चन का रिप्लाई दे दूँ, इनके क्वेश्चन का आंसर दे दूँ। नहीं भाई, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने क्या करना है, जी सर, ओके सर, आप इनके क्वेश्चन का आंसर दें। मान के चलो उसके बाद में किसी ने इन्होंने टोक दिया, जो भी क्वेश्चन करे आप उनके क्वेश्चन का आंसर दें और आई कांटेक्ट सबसे रखें। ये बात मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे यस सर, यस सर, यस सर, जो भी बता रहे हैं, कोई भी आंसर देना हो आपने, उस मामले में आप आंसर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कोई इश्यू नहीं है। इतनी सी बात आपको मेरे ख्याल से समझ आ गई ना कि क्वेश्चन का आंसर कैसे देना होता है। क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि सामने वाला पूछ रहा है 2 मिनट रुक के बता देता हूँ, नहीं भाई, वो अगर उसने कुछ पूछा है तो इसका मतलब वो आपसे अभी जानना चाहता है, वो आपसे टाइम नहीं मांग रहा कि हाँ यार मेरे को टाइम दो। उसके पास इतना टाइम नहीं है, उसके पास मेरे भाई टाइम नहीं है, उसको और भी इंटरव्यू लेने हैं, समझ गए। इसके बाद अगर मैं बात करूँ, उन्होंने आपसे कुछ पूछ लिया, क्या पूछेगा मैक्सिमम क्या, आपका इंटरव्यू हो गया, आपके बारे में पूछ लिया, आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया। मान के चलो उन्होंने आपसे बोला, जैसे मैं इंग्लिश टीच करता हूँ, तो एक बात कर लेते हैं कि उन्होंने बोला कि आप पढ़ा के दिखाएं, आप पढ़ा के दिखाएं। आपके सामने मान के चलो ऐसा बोर्ड है, वाइट बोर्ड जैसे ये हो गया, तो मान के चलो उन्होंने इंग्लिश की बात कर लेते हैं, तो उन्होंने आपसे मैथ्स का भी पूछ लिया, कुछ भी मैथ्स में कुछ बताएं। जैसे आपसे पूछ लिया कि सेंटीमीटर किलोमीटर चेंज करना, तो आपको उसका ईजी तरीका आना चाहिए, आप उनको कन्वेंस करें। आप ये मत कहीं से आंसर कॉपी मत करें, कहीं से भी आंसर कॉपी मत करें। कहीं से आंसर कॉपी करोगे तो वो तुम्हारा नहीं होगा, लेकिन तुम अपनी तरफ से अपने माइंड से कुछ बनाओगे ना, तब चीज़ें समझ आएगी। जैसे मान के चलो मुझे इंग्लिश का कुछ कराना है और मुझे एक वर्ड सिखाना है बच्चों को, मुझे वर्ड सिखाना है बच्चों को, मैं थोड़ा एडवांस लेवल लेके चल देता हूँ, लेकिन तुम्हें समझ आनी चाहिए चीज़ें ना, समझ आनी चाहिए। मैं मान के चलो मेरे से उन्होंने पूछ लिया कि तुम कुछ पढ़ा के दिखाओ मेरे को, इंग्लिश में वोकैब कराने की कोशिश करो। तो मैंने कोई भी वर्ड उठा लिया, फॉर एग्जांपल मैं उठा ले रहा हूँ, हाँ एक वर्ड उठा लेता हूँ, होमोडॉक्स। क्या वर्ड उठा लिया मेरे बच्चे, मैंने होमोडॉक्स, होमोडॉक्स वर्ड उठा लिया मैंने। अब मुझे पता है कि होमो का मीनिंग होता है, ये रूट वर्ड होता है, होमो का मतलब होता है सेम या लाइक, और डॉक्स का मतलब होता है ओपिनियन या आइडिया, मतलब जिनके सेम आइडिया या सेम ओपिनियन हो। एक तो मैं इस तरीके से बोल के समझा दूँ तुम्हें, लेकिन एक मेरे पास एक और तरीका हो गया। एक और तरीका क्या हो गया, मान के चलो मैं ये बोलता हूँ यार, एक तो मेरा दोस्त है रोहन, एक मेरा दोस्त है सोहन, 2 दोस्त हैं, दोनों ना एक दूसरे, दोनों के विचार ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, दोनों के विचार ना एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो मैं उनको पता है इंग्लिश में क्या बोलूँगा, इनके जो विचार आपस में मिलते जुलते हैं, मैं उनको इंग्लिश में बोलूँगा मेरे भाई होमोडॉक्स, मैं उनको इंग्लिश में बोलूँगा होमोडॉक्स, होमोडॉक्स, समझ गए। तो यानी आपको बताने का और तोड़ने का तरीका आना चाहिए कि आप किस तरह से स्टूडेंट को समझा सकते हैं, आप किस तरह से स्टूडेंट को समझा सकते हैं। अभी वोकैब कराने का अलग तरीका होता है, मैथ्स कराने का अलग तरीका होता है, इंग्लिश कराने का अलग तरीका होता है, हिंदी कराने का अलग तरीका होता है। कोई संधि पूछ ले, कोई समास पूछ ले, कोई मल्टीप्लिकेशन पूछ ले, कोई कुछ भी पूछ ले, कोई साइंस से रिलेटेड पूछ ले। तो उन चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपको इस चीज़ को कैसे तोड़ मरोड़ के, किस तरह से ईजी बना के। अब मैंने देखा है बहुत से टीचर होते हैं, वो मैथ्स के क्वेश्चन को ना चाहे कितना भी मुश्किल हो भाई, बड़े इजीली तरीके से समझाते हैं। रीजनिंग का क्वेश्चन देख लोगे ना आप तो मार खा जाओगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, वो भी उनको बड़े इजीली तरीके से करा देते हैं। तो वो क्या होता है, वो आप पे ही डिपेंड करता है, आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप उन चीज़ों के बारे में कितना करते हैं और कितना नहीं करते। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जब भी आप किसी को पढ़ा रहे हो ना, तो कभी भी ये पीठ मत करना, कहीं आप ऐसे करके खड़े हो जाए, उनको दिखाते टाइम तो बिल्कुल भी मत करना, और स्कूल में भी मत करना मेरे भाई। क्योंकि बच्चा क्या देखता है, बच्चा आपके फेस को देखता है और जो आप लिख रहे हैं वो देखता है। जैसे मैंने बोला आई एम ए गुड स्टूडेंट, तो आपको दिख रहा है जो मैं लिख रहा हूं, ना मेरे को, ना आपको मेरी पीठ दिख रही और ना आपको ये चीज़ें छुप रही है, जो मैं लिख रहा हूँ आपको इजीली दिख रहा है। तो ये चीज़ें आपको दिखनी चाहिए। आपको क्या दिखनी चाहिए, उनको दिखनी चाहिए, आपको दिखानी पड़ेगी। तो आपका लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए बोर्ड पे, आपका बोर्ड पे लिखने का तरीका ऐसा होना चाहिए, समझाने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि सामने वालों को एक बार में ही माइंड में चीज़ें घुस जाएं। समझाने वाला आप ऐसी चीज़ें इस तरह से अपनी ट्रिक्स बनाएं या कुछ भी करें, एक बार में ही सामने वाले के माइंड में चीज़ें घुस जाए, ये काम आपका है। तो ये 2-3 चीज़ें आप पढ़ाने से रिलेटेड याद रखोगे, क्योंकि पढ़ाने का मतलब उन्हें सिर्फ यही देखना होता है कि क्या आप अपना कंटेंट अच्छे से डिलीवर कर पाते हैं, क्या आपके पढ़ाने से
स्टूडेंट आगे बढ़ सकता है? क्या आपके पढ़ाने से वो स्टूडेंट देश का भविष्य बन सकता है? तो आपके पढ़ाने के तरीके पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। आप देखोगे बहुत सारे टीचर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, बहुत सारे टीचर्स कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करवाते हैं, लेकिन उनका तरीका भी तो अलग अलग होता है, लेकिन सभी का तरीका बढ़िया होता है। अभी मैं हर टीचर को बहुत अच्छा, मैं बेस्ट हर टीचर को ही मानता हूँ, क्योंकि हर टीचर अपने आप में बहुत अच्छा होता है। वो अपनी तरफ से 100% देता है हर स्टूडेंट को। उनकी आदत होती है, उनकी हैबिट होती है, और उनके मन में यही होता है कि हाँ मेरा बच्चा पीछे ना रह जाए, मेरा बच्चा रैंक होल्डर बने। तो हर टीचर यही चाहता है और इसीलिए वो अपना 100% ही देता है। अब ऐसा तो है नहीं कि मेरे पास तो इतनी नॉलेज है और मैं आपको इतनी सी दूँ, मैं आपको इतनी ही दूंगा। वो आपके ऊपर है कि आप इतनी लेते हैं या इतनी ही लेते हैं, आप कितनी पे काम करते हैं, आप कैसे काम करते हैं। इसीलिए मैं रोज़ वो कैब करवाता हूँ यूट्यूब पर, रोज़ की रोज़ करवाता हूँ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना आए। ये तो छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको बताई है मेरे भाई, जो आपको बड़े प्यार से हर टाइम में आपको ध्यान ही रखनी पड़ती है, ध्यान ही रखनी पड़ती है ना। तो ये चीज़ें आपको बतानी होती हैं। आपका इंटरव्यू हो गया, आपसे क्वेश्चन आंसर हो गए, सब कुछ हो गया, आपने बड़े प्यार से जवाब दिया। अब मान के चलो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता, कोई क्वेश्चन अगर आपको, मैंने बीच में पहले बता भी दी थी, एक बार और बता देता हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो घुमाना मत उनको, कहे तुम घुमा फिरा के इधर उधर लेके जाने की बात करो, बिल्कुल नहीं करना। नहीं आता, सॉरी सर, बस नहीं आता, बात ख़त्म। अगर घुमाओगे तो उनको पता लग जाएगा तुम उनको बनाने की कोशिश कर रहे हो, तुम उनको बनाने की कोशिश करो। और मेरे भाई ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ये तो तुम्हारी पहली कंडीशन है, ये तो बिल्कुल ही नहीं करना, ये तो तुम्हें बिल्कुल नहीं करना। और कहीं ऐसा भी मत करना कि तुम सारे क्वेश्चन के आंसर देते जाओ, फिर तो वो तुमसे क्वेश्चन पूछता ही रहेगा भाई, वो तुमसे क्वेश्चन पूछते रहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि तुम कहीं ना कहीं उलझो, कहीं ना कहीं तुम अटको। तो एक स्टेज पे आके एक लिमिट होती है कि वहां पे तुम नो भी करो, ताकि सामने वाला यार क्वेश्चन लेवल कम कर दे। मान के चलो उसने आपसे 50 क्वेश्चन पूछ लिए, 50 पूछता नहीं, पूछ भी लिए छोटे छोटे, आप कितने के आंसर दे पाओगे? 100% नॉलेज किसी को नहीं होती मेरे भाई। और ये मैंने बता चुका हूँ मैं आपको ये बात, कि सामने वाला IAS का इंटरव्यू लेने वाला भी हो सकता है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। और एक चीज़ आप और करके जाएंगे, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, जब भी आप इंटरव्यू में जाएं, तो करंट नॉलेज आपको होनी चाहिए। कम से कम आप 1 हफ्ते के न्यूज़पेपर तो ज़रूर पढ़ के जाएं। कोई इश्यू, 1 हफ्ते का न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ के जाएं। 1 हफ्ते के न्यूज़पेपर पढ़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्या पता आपसे करंट कुछ भी पूछ ले। दूसरी चीज़ मैंने आपको बता दी, दूसरी चीज़ मैंने आपको ये बता दी कि आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो भी आपकी हॉबी हो उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। चाहे आपकी रीडिंग हो, टीचिंग हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ मैटर नहीं करता, लेकिन आपको कंप्लीट उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि सामने वाला उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तीसरी मेन चीज़ आती है मेरे भाई, आपकी ड्रेसिंग। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ मेरे बच्चे लड़कों की। आपको पता है फॉर्मल सी पहननी होती है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो सबको पता है, लेकिन फॉर्मल से में आप एक कलर अच्छे होने चाहिए, कूल कलर होने चाहिए। कहीं भड़कीले पहन जाओ, कहीं तुम चमकीले पहन जाओ, येलो कलर की शर्ट पहन जाओ, हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बड़े सलीके से लगनी चाहिए कि तुम प्रोफेशनल हो। ये मैं बात आपको बता चुका हूँ। तो प्रोफेशनल लगने का मतलब हो गया कि आपके कपड़े अच्छे से आयरन किया हो, सब कुछ हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ब्लेज़र पहनते हैं तो ब्लेज़र पहनने का मतलब ये नहीं कि आपने पहन लिया और पहली बार पहन लिया, फिर तो बिल्कुल ही मत पहनना, फिर तो तुम कैंसिल ही कर देना। हालांकि मैं तो कहता हूँ तुम पहनो, अगर तुम पहली बार उस दिन पहन रहे हो तो भाई कैंसिल कर दो, या तुम आज से ही पहनना स्टार्ट कर दो, अभी से ही। और क्योंकि तुम रोज़ पहनोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, 3-4 घंटे लगातार पहने रखो, रात को चाहे दिन में, तुम जैसे भी, कोई चक्कर नहीं है, ताकि तुम उसमें कंफर्टेबल हो जाओ, ताकि तुम्हें उसकी हैबिट हो जाए, आदत हो जाए। ये चीज़ ज़रूरी है। अब मान के चलो मैं फर्स्ट टाइम ब्लेजर पहना हूं तो मुझे खुद ही अच्छा नहीं लगेगा, मैं खुद ही अनकंफर्टेबल फील करूंगा और सामने वाले को पता नहीं लगेगा। जैसे तुम जाके बैठोगे, तुम्हें ये नहीं पता होगा तुम्हें बैठना कैसी है फिर ब्लेजर में। तो ये चीज़ें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी। बैठ के देखो अच्छे तरीके से, हर चीज़ में कंफर्टेबल होनी चाहिए, तुम्हारा होना ज़रूरी है। ड्रेसिंग सेंस अच्छी होनी चाहिए। और कलर बताऊँ तो या तो आप वाइट, नॉर्मल सी बात है, वाइट तो बेस्ट है, या फिर स्काई ब्लू भी बेटर रहता है। 2-3 कलर होते हैं जो अच्छे होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो ध्यान रखना है ना, ये चीज़ें ज़रूरी है। और गर्ल्स की बात करूँ तो या तो आप नॉर्मल कुर्ती पहने, और आपकी जो दुपट्टा या चुन्नी वी शेप में ना हो भाई, वी शेप में ना हो, आई शेप में हो। आई शेप में कैसे बताऊँ, 1 मिनट होल्ड कीजिए। मान के चलो ये दुपट्टा है, मैं तो हमारे दुपट्टा ओढ़ रहा हूँ भाई, यहाँ से है तो मफलर, ये इस तरह से हो सकता है ना, हाँ इस तरह से हो आपका दुपट्टा, समझ रहे हो ना बेटा।
तुम्हारा दुपट्टा मेरे बच्चे इस तरीके से हो, मतलब आई शेप में, वो तुम देख लेना, मुझे लड़कियों का पता नहीं, इस तरह से होता है मेरे ख्याल से आई शेप में। तो आपका कहीं आप ये समझ के जाओ कि मैं सर ऐसे रख लूँ, नो, ऐसा ना हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगी। और अगर आप मैरिड हैं तो साड़ी ही पहने, क्योंकि इंडियन कल्चर के हिसाब से अगर आप देखें तो साड़ी इज़ द बेस्ट। अनमेरिड भी पहन सकती हैं, ऐसी बात नहीं है, मैं नहीं कहता, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो ज़रूर पहने, क्योंकि उसमें, क्योंकि इंडिया में आप कहीं भी देखोगे ना, चाहे प्रोफेसर को देखो, चाहे किसी को भी लेक्चरर को देखो, तो वो साड़ी ही पहनती हैं। बड़ी सी बड़ी ऑफिसर ही साड़ी पहनती हैं, आप ये देख लो। तो आप साड़ी ही पहने, आप साड़ी ही पहने, मैं तो खुद यही कहता हूँ। बाकी आप या फिर कुर्ती पहन सकती हैं, नॉर्मल फॉर्मल कुर्ती भी पहन सकती हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगी, ये चीज़ें आपको पता लग चुकी हैं। दुपट्टा किस तरह से रखना, अपनी शर्ट कैसी पहनी है, पैंट कैसी बनी, ये तो है नहीं तुम जीन्स पहन के देने चल जाओगे या कुछ बन के। बाकी आपको पता है क्लीन शेव वगैरह रखनी होती है, आपका हेयर स्टाइल बिल्कुल सही होना चाहिए, बिल्कुल प्रोफेशनल लगनी चाहिए। ये तुम्हारी पर्सनैलिटी पे ही डिपेंड करता है। ये चीज़ें तुम्हें पहले से ही पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैंने फिर भी जिक्र किया है कि तुम्हें ये काम इस तरह से करने हैं। ड्रेसिंग सेंस आपको पता लगी, एंट्री पता लगी। मान के चलो मैं एग्जिट की बात कर लेता हूँ, तो एग्जिट आपका बड़े प्यार से होना चाहिए, मतलब आप उनको कभी पीठ दिखा के नहीं निकलोगे। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, हम तो भाई ऐसे ही जाते हैं, मैं मंदिर में जाता हूँ तो मैं मंदिर में कभी पीठ, हाँ जी कहाँ पे था मैं, 1 मिनट। हाँ मैं बता रहा था कि आपका एग्जिट कैसा होना चाहिए। जैसे कि मान के चलो मंदिर में जाते हैं, जब मैं मंदिर जाता हूँ तो मैं जब वापसी निकलता हूँ तो मैं कभी पीठ दिखा के नहीं निकलता। भगवान को मान के चलो, हम भगवान को मानते हैं, मैं बिल्कुल ऐसे निकलता हूँ। तो आपने वैसे ही निकलना है, आपके चेहरे पर स्माइल हो, चेहरे पे स्माइल हो, हंसी ना हो कहीं तुम वो ताबड़तोड़ वाली हंसी कर दो, ऐसा ना हो मेरे भाई। बड़ी क्यूट सी स्माइल हो कि सामने वाले को लगे कि आप पॉजिटिव हैं। वो कहते हैं ना, आप हंस के चले गए किसी अनजान के सामने से और सामने वाला सोचे यार साला हंस के कैसे निकला है, क्या हो गया ऐसा। तो ऐसी स्माइल हो, बड़ी प्यारी सी स्माइल। उसके बाद आपने बिल्कुल आराम से दरवाज़ा बंद करें। इस तरह से आपका रूम का सिनेरियो बन जाता है। इस तरह से मेरे बेटे आपका रूम का सिनेरियो बन जाता है। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। और कुछ बातें आपको केवीएस से रिलेटेड भी ध्यान रखनी है। केवीएस से, टीजीटी से, पीआरटी से, इनसे रिलेटेड भी आपको, पीआरटी क्या है जो है पीजीटी, उनसे रिलेटेड भी आपको ध्यान रखनी है। केवीएस से रिलेटेड क्या क्या बातें ध्यान रखनी है मेरे भाई, मैं 1 मिनट। एक मिनट यार, हाँ केवीएस से रिलेटेड आपको कुछ बातें याद रखनी है। केवीएस से रिलेटेड आप क्या बात याद रखेंगे मेरे भाई। सबसे पहली चीज़ आती है केवीएस की फाउंडेशन कब हुई है, मतलब कब स्थापना हुई। जैसे 15 दिसंबर 1963 को ही हेडक्वार्टर इनका न्यू दिल्ली में है, और पहला स्कूल 1964 में बना, जो मेरे ख्याल से कहाँ पे बना था, केरला में था, पेटम नाम की जगह है मेरे ख्याल से, आप देख लेना, मैंने ध्यान नहीं, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। इनिशियल स्कूल्स कितने थे, मेरे ख्याल से 20 थे क्या, हाँ शुरू में 20 थे। प्रेजेंट में कितने हैं, 1248 में, जिसमें से 3 फॉरेन में हैं। कौन कौन, कहाँ पे, मॉस्को, काठमांडू और तेहरान में। 1245 इंडिया में है। इस टाइम टीचर्स कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, हाँ 43,888 टीचर्स हैं, 43,888 टीचर। और स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से 12 लाख, कितने हैं भाई, 14,25,215 इस टाइम स्टूडेंट्स हैं, इतने यहाँ पे टीचर्स हैं। 1248 स्कूल्स हैं, जिसमें से 3 फॉरेन में हैं। कहाँ कहाँ पे, मॉस्को, तेहरान और काठमांडू। फर्स्ट चेयरमैन कौन थे, करंट चेयरमैन कौन है। फर्स्ट चेयरमैन मेरे ख्याल से 4 ही थे, और करंट में निधि पांडे और धर्मेंद्र हैं, निधि पांडे और धर्मेंद्र हैं, वो हैं। तो इस तरह की जो नॉलेज है
फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है, 15 दिसंबर को मनाया जाता है। ये चीज़ें आप ध्यान रखोगे क्योंकि ये चीज़ें तो भाई आपको ज़रूरी है। अगर आपको केवीएस के बारे में ये चीज़ें नहीं पता है तो फिर तो देखो मेरे भाई कोई फ़ायदा ही नहीं है, क्योंकि जिस चीज़ का आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। कब बना, कैसे बना, क्या क्या उससे रिलेटेड सरकार क्या क्या लेके आती है, क्या क्या स्कीम्स हैं, क्या क्या कुछ होता है, स्टूडेंट्स, टीचर, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपको पता है सीबीएसई पैटर्न को फॉलो करता है, एनसीईआरटी की बुक्स फॉलो करता है। ये चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा पता होंगी ना उतने ज़्यादा फ़ायदे में रहोगे। रीजनल डिवीजन्स कितने हैं, ये सब चीज़ें आपको इजीली पता हो, उनके बारे में हर चीज़ पता हो। मैं तो कहता हूँ केवीएस तुम्हारे माइंड में ऐसा पड़े रहे, कोई पूछे ना, कोई कुछ भी पूछे, तुम केवीएस का बताओ इतने दिन जब तक कर रहे हो, जब तक तैयारी करो। केवीएस तो दिमाग में बिठा लो अपने, केवीएस और सेल्फ इंट्रोडक्शन, ये 2-3 चीज़ें तो आप अपने माइंड में ही रखो कि हाँ ये बताना है, यहाँ बताना है, ऐसे बताना है, इतना बताना है, इतना कुछ बताना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। केवीएस का स्लोगन क्या है, केवीएस की ओथ क्या है, ये सब चीज़ें आपके माइंड में होनी चाहिए। आप याद कर लोगे, नेट से निकाल लोगे। क्योंकि मेरे पास स्मार्ट बोर्ड होता तो मैं आपको दिखा भी देता, मेरे पास गरीब आदमी हूँ भाई, गरीब आदमी हूँ, यही बोर्ड है, छोटे आदमी हैं आपके आगे। तो प्लीज़ ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि केवीएस की फॉर्म तो आपको पक्की ज़रूरी है। केंद्रीय विद्यालय संगठन, नॉर्मल सी बात है। स्थापना कब हुई, कितने स्कूल्स हैं, स्टार्टिंग में कितने थे, कहाँ पे था, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, हर चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और कोशिश करो जो फेमस स्कूल्स हैं उनके बारे में अच्छी अच्छी बातें पता करने की। और एक चीज़ और याद रखेंगे जब भी आपका सिलेक्शन हो जाए ना बेटा जी, तो उससे मान के चलो आपका सिलेक्शन हुआ, जैसे मैं फतेहाबाद हरियाणा से हूँ, मान के चलो आपका सिलेक्शन सिरसा में हो गया, तो सिरसा में कौन सा रेलवे स्टेशन लगता है, कितनी दूर है, बस स्टैंड कितनी दूर है, हॉस्पिटल कितनी दूर है, पुलिस स्टेशन कितनी दूर है, क्योंकि ताकि कभी कोई इमरजेंसी हो जाए तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता हो। ये चीज़ें ज़रूरी है, फायर स्टेशन वगैरह ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी है भाई, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना। तुम टीचर हो तो टीचर बहुत कुछ होता है। टीचर इस दुनिया में सबसे बड़ा पद है, सबसे बड़ी पोस्ट ही टीचर की होती है, क्योंकि राजा को भी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, आपको पता है, एक राजा को भी टीचर की ज़रूरत पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं। तो मुझे भी टीचर की ज़रूरत पड़ी, आपको भी पड़ रही है, हर किसी को पड़ रही है, जब तक आप सक्सेस नहीं होते। एक सवाल आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि आप अपने आप को 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखते हो। तो भाई कहीं तुम ऐसे मत कर देना कि 5 साल बाद तो मैं नौकरी छोड़ के बड़ा बिजनेस करने लग जाऊँगा, पागल हो क्या सर। मैं 5 साल बाद 10 साल बाद आप अपने आप को एक अच्छा एजुकेटर, मैं चाहता हूं कि जो चीज़ मैं आज अपने बच्चों को 2 मिनट में समझाने जा रहा हूं, मैं हो सकता है 5 साल बाद मैं वो चीज़ अपने बच्चों को 20 सेकंड में समझा दूं। मैं अपना माइंड सेट ऐसा करना चाहता हूं, अपने कंटेंट पे, अपनी चीज़ों पे काम करना चाहता हूं। आपका आंसर इस तरह का होना चाहिए। कहीं तुम कुछ भी बोल दो, सर 5 साल बाद की तो 5 साल बाद देखेंगे, नौकरी छोड़ देंगे, कुछ और ट्राई कर लेंगे, पागल हो क्या, ऐसे थोड़ी ना बोलते होते हैं। तो चीज़ों की तरफ ध्यान दें, चीज़ों की तरफ जितना ज़्यादा ध्यान देंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा रहेगा, समझ गए ना। तो आप इस तरह से ये चीज़ें, छोटी छोटी बातें हैं ना, बड़ी काम की होती हैं। और कभी ये मत सोचना, मान के चलो कोई साथ वाला है, कोई भी इंसान इंटरव्यू देके बाहर आ रहा है, कभी उससे ये मत पूछना क्या क्वेश्चन पूछा भाई तेरे से, क्या पूछा आपसे। एक बात याद रखोगे, ये कंपटीशन का टाइम है मेरे भाई, और कंपटीशन में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो तुम्हें सच बोलेगा, क्योंकि तुम उसकी नौकरी छीन रही हो, और तुम उसकी नौकरी छीन रहे हो, तो तुम्हें लगता है वो तुम्हें सारे क्वेश्चन बताएगा या तुम्हें सही क्वेश्चन बताएगा? बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। सीरियसली बता रहा हूँ, मैं भी नहीं बताऊंगा भाई, सीधी सी बात है। मैं अगर जाऊंगा तो मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि मेरे से क्या क्वेश्चन पूछा। भाई तुम मेरी नौकरी छीन रहे हो यार, मेरी रोजी रोटी छीन रही हो, मैं तुम्हें क्यों बताऊं। और चलो बता भी दिया मैंने, सही बता भी दिया, लेकिन उस टाइम क्या होगा, तुम्हारे मन में जो इतने तुमने सालों से महीनों से पढ़ रखा है, तुम जो 2 महीने 3 महीने चाहे इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तुम्हारे माइंड में सिर्फ वो 2-3 क्वेश्चन रहेंगे, तुम्हारा सारा पीछे का साफ हो जाएगा। इसलिए उन चीज़ों की तरफ तो ध्यान मत दे, अपनी तरफ से ही पॉजिटिव रहे। हाँ यार मुझे आता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई इश्यू नहीं। ये बातें मैंने शुरू में इसीलिए बोली थी ताकि आप अपना माइंड सेट रखें। माइंड सेट रखना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर तुम्हारा माइंड सेट इस तरीके में घूम गया ना, यार उससे ये क्वेश्चन पूछ लिया, पता नहीं मेरे से क्या पूछेगा, तो उसके क्वेश्चन पे ध्यान मत रहो। पहली बात तो वो तुम्हें सच बताएगा ही नहीं, 100% तो बात यही आ जाती है। 0.0001% मान के चलो वो तुम्हें सच बताता है, तो कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जरूर नहीं तुमसे वो पूछे, तुम्हारा जो माइंड साफ हो जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं है।
सो इन चीज़ों की तरफ तो बिल्कुल भी ध्यान मत दें कि उससे क्या पूछा, उससे क्या पूछने वाले थे, मेरे से क्या पूछेंगे क्या नहीं। अब कई बार ऐसा भी हो जाता है, कोई भाई साहब 2 या 3 मिनट में बाहर आ जाते हैं, कई बार आधे घंटे में बाहर नहीं आते। सिलेक्शन दोनों का भी होता है। कई बार मान के चलो 2-3-5 मिनट में बाहर आ गया, उनका कोई ऐसा आंसर जो उनके दिल को छू जाए और उसी में उसको सेलेक्ट कर देते हैं। कई बार आपसे ज़्यादा मज़े लेने के मूड में होगला, कहते इससे कुछ और पूछता हूँ, इससे कुछ और पूछता हूँ। तो जैसे मैंने बताया था ना कि आपके क्वेश्चन जितने ज़्यादा आंसर देंगे उतने ज़्यादा आपको पजल करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ें भी डिपेंड कर देता है। अभी आपको आधा घंटा 20-20 मिनट लग जाते हैं इंटरव्यू में, तो आप ये चीज़ें ध्यान देंगे ना, तभी आप सोच पाएंगे कि। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो जैसे मैंने आपको KVS का बता दिया। अब अपने डॉक्यूमेंट्स, भाई डॉक्यूमेंट्स की तो देखो सारी की सारी फिजिकल कॉपी आपके पास होनी ही चाहिए। कहीं आप सोचते हो फोटोस्टेट ले जाऊँ, PDF ये वो, ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। सभी की आपके पास फिजिकल कॉपी होनी चाहिए, ये ज़रूरी है डॉक्यूमेंट्स की। और अगर आपने कहीं प्राइवेट ट्यूशन दी है, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा है, तो ये आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं होता। हाँ, आपने किसी गवर्नमेंट स्कूल में एज ए गेस्ट टीचर पढ़ाया हो तो वो आपका एक्सपीरियंस माना जाता है। बाकी आपको एक्सपीरियंस कोई नहीं पूछता। गवर्नमेंट जॉब है तो एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता गवर्नमेंट जॉब में। तो इस चीज़ से आप बेफिक्र रहें, इन चीज़ों से आप मेरे बच्चे बेफिक्र रहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में एक्सपीरियंस नहीं पूछा जाता। अगर आप IPS भी बने तो आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपने कितने अपराधियों को पकड़ा है, बिल्कुल भी नहीं ना। तो आप ध्यान रखेंगे ना। 1 मिनट में पानी पी लूँ यार, बहुत देर होगी मेरे को बोलते हुए। मेरे को तो पहले ही फीवर है, मुँह दुखने लग जाता है। उसके बाद मैं बात करूं, जैसे TGT PGT ये जो भी हैं, इनके बारे में भी आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। और आप जिसके भाई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, मान के चलो आपने सभी का इंटरव्यू देना है, तीनों का इंटरव्यू देना है, तो तीनों के डॉक्यूमेंट्स अलग अलग सबमिट करें। जहाँ पे आपसे ग्रेजुएशन की डिमांड है वहाँ पे ग्रेजुएशन तक का ही करें, ताकि आपको उसी लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाएँ। ये ज़रूरी है चीज़ें, क्योंकि मान के चलो आपने नॉर्मल ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात कर लेते हैं उसका, और आपने वहाँ पे डॉक्यूमेंट पोस्ट ग्रेजुएट के दे दिए ना, तो वो आपसे उसी लेवल के क्वेश्चन पूछेगा फिर। तो आप इन चीज़ों की तरफ बड़ा ध्यान देंगे मेरे भाई। 1 मिनट यार। तो आप इन चीज़ों की तरफ ध्यान देंगे कि आप उतने ही डॉक्यूमेंट सबमिट करें जितने की आपको रिक्वायरमेंट है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो। पढ़ाने का तरीका मैंने आपको बता दिया, सेल्फ इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी, तो वो आपके लिए मस्ट है भाई। अभी मैं इंग्लिश की भी बात करूँगा, क्योंकि इंग्लिश भी ज़रूरी है ना आपके लिए, थोड़ी बहुत है, तो वो भी बात करूँगा। लेकिन ये छोटी छोटी बातें मैं आपके लिए कर चुका हूँ। 1 मिनट, किसका फ़ोन है? कह दो 10-15 मिनट में मिलता हूँ, ठीक। हाँ भाई, कहाँ पे थे हम यहीं पे थे क्या? फिर ठीक है। उसके बाद अभी थोड़ी इंग्लिश की भी बात कर लेते हैं भाई, बहुत देर हो गई हमें इंटरव्यू की छोटी छोटी बातें जानते हुए, ठीक है। तो अगर मैं मेरे भाई इंग्लिश की बात करूँ ना, इंग्लिश आपको पता है, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, यानी एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कम्युनिकेशन करने का एक मोड है, एक साधन है, एक तरीका है कि आप, जैसे आपकी लैंग्वेज हिंदी है तो इंग्लिश मेरे भाई सेकंड लैंग्वेज है, फर्स्ट लैंग्वेज हमारी हिंदी है। तो KVS की बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज को तो फॉलो करेगा भी, नॉर्मल सी बात है मेरे बच्चे। क्यों करेगा आपको पता है, क्योंकि CBSE पैटर्न फॉलो करता है, NCERT बुक्स फॉलो करता है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल ही होगा भाई, नॉर्मल सी बात, आपको पता है ये चीज़ें। तो KVS क्या है, इंग्लिश मीडियम स्कूल, तो इंग्लिश आपके लिए मस्ट है। अगर आप इंग्लिश टीचर बनेंगे, इंग्लिश टीचर तो मैं नहीं कह सकता, इंग्लिश टीचर तो हो गया, इंग्लिश तो ब्रिटेन से रिलेट किया जाता है ना, द टीचर ऑफ इंग्लैंड। तो आप द टीचर ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज बनेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए, जैसे कि ग्रामर जरूरी है भाई, आपको पता है। अगर आपको ग्रामर ही नहीं पता तो फिर आप कहाँ से कर लोगे, कहाँ से बच्चों को पढ़ा देंगे, वो तो मस्ट आपको ही पता है। और इंग्लिश को मतलब ऐसे मतलब बर्डन मत मानना, सीखने वाला ना, स्पोकन इंग्लिश की मैं बात करूँ आपके लिए इस टाइम वो जरूरी है, तो सीखने वाला 2 महीने में सीख जाता है। मैंने अपने 2 स्टूडेंट्स को 2 महीने में सिखाया है। मेरे पास अभी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी नहीं है, ऐसे में झूठ बोलने में क्या फ़ायदा, बाकी तो 3-4 महीने तो नॉर्मल सी बात आपको पता लगती है। लेकिन तरीका होता है मेरे भाई, आप जितने ज़्यादा बोलेंगे ना,
जितने ज़्यादा आप बोलेंगे, सेंटेंसेस को रिपीट करेंगे, चीज़ों को सीखेंगे, चीज़ों को डेली लाइफ में अप्लाई करेंगे ना, तो उतनी आप जल्दी सीखेंगे। और सीखने का एक आसान सा तरीका होता है बेटा जी, सीखने का तरीका होता है आप जीरो से स्टार्ट करें। जीरो से स्टार्ट करें। आप ये समझ लो कि मैं बिल्कुल छोटा बच्चा हूं, मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं पता, मुझे शुरू से ही सीखना है। जैसे तुम बचपन में सीखते थे, तुम्हें पता नहीं होता था ये वॉच है, लेकिन तुमने सीखी ये वॉच है। तुमने पूछा पापा ये क्या है, ये शर्ट है, पापा ये क्या है, ये बोर्ड है। आपको नहीं पता था ये मार्कर है, लेकिन आपने सीखा ना। आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि मुझे सीखना है, मुझे इंटरव्यू क्रैक करना है और मैं कोशिश करूंगा इंग्लिश में ही दूं। देखो बाइलिंगुअल है भाई, ऐसे बात तो है नहीं कि बाइलिंगुअल है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आपकी मदर टंग हिंदी है तो कोई चक्कर नहीं है। आप ये मत सोचना कि इंग्लिश नहीं आती तो इंटरव्यू क्रैक नहीं होगा, इंटरव्यू नहीं दे पाऊंगा। इंटरव्यू का हिंदी में भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रेफरेंस दें, आप इंग्लिश को भी प्रेफरेंस दें। मैं ऐसा नहीं कहता कि ना दे भाई, इंग्लिश भी जरूरी है, मस्ट है, क्योंकि आपको इंग्लिश पढ़ानी पड़ जाए, इंग्लिश ही पढ़ानी पड़े तो आप कहाँ जाओगे। तो ये चीज़ें आपके लिए जरूरी, तो आप जीरो से ही स्टार्ट करें। जीरो से स्टार्ट करने का मतलब ये हो जाएगा, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, मैं उनको कहता हूँ भाई देखो, चाहे तुम्हें आता है चाहे तुम्हें नहीं आता, लेकिन मेरी नज़र में तुम्हें नहीं आता, मैं ये मान के तुम्हें पढ़ाता हूँ। क्योंकि उस तरह जब मैं उस तरीके से जब मैं पढ़ाता हूँ ना, तो मैं अपना माइंड ज़्यादा खपत करता हूँ उन पे, मैं अपनी तरफ से उन्हें ज़्यादा कुछ बताने की कोशिश करता हूँ। जब आप मेरी फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की वीडियो देखेंगे ना, 3-4 वीडियोज़ आई हैं, तो उनमें जैसे मैंने शुरुआत से लेके चलता हूँ ना, मैं वैसे ही लेके चलता हूँ स्टूडेंट्स को कि यार तुम्हें आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारे लिए रिपीट हो जाएगी। अगर तुम्हें नहीं आता तो तुम सीख जाओगे। तो खुद भी एक लर्नर बनो। कभी भी ये मत सोचो मैं टीचर हूँ मेरे को आता है, नहीं, खुद एक लर्नर बनो। लर्नर बन के मैं भी आज भी सीखता हूँ मेरे भाई। मैं आज भी, जब मैं तुम्हें, हालांकि मेरे को केवीएस के बारे में मेरे ख्याल से कुछ नहीं पता था, लेकिन आज जब मैं कुछ बताने आया तो मैं कुछ केवीएस के बारे में मैं भी पढ़ के आया था, कितनी पोस्ट्स हैं, कितनी मतलब जो भी चीज़ें हैं, कब फाउंडेशन डे होता है, ये सब चीज़ें थोड़ी बहुत मैंने भी पढ़ी, मैंने भी नोट की यार क्या होता है क्या नहीं, कुछ जानूँ तो सही। मेरे को तो केवीएस की फुल फॉर्म नहीं पता थी, लेकिन मैंने भी तो सीखी ना, तुम्हें कराना था। मुझे इंटरव्यू का पता है लेकिन मुझे केवीएस का नहीं पता। मैंने केवीएस के बारे में जाना, उसके बारे में सीखने की कोशिश की, रात को 2-3 घंटे लगाए, जो भी है मैंने प्रिपरेशन की, वरना मैं तो राहुल गांधी बन जाता यहाँ पे आके। बात कहीं की थी लेके कहीं पे जा रहा था। यह चीज़ भी तो नहीं होनी चाहिए। तो राहुल गांधी बनना भी जरूरी नहीं है। मोदी जी क्यों फेमस हैं? अपने स्पीच से, अपनी बोलचाल से, उनका वे ऑफ टॉकिंग, इसी वजह से वो प्रसिद्ध हैं, इसी वजह से वो प्रसिद्ध हैं। वो काम करने से पहले, अपनी स्पीच डिलीवर करने से पहले उस पर काम करते हैं। राहुल गांधी काम नहीं करते। अगर काम करते तो भाई सीधी सी बात, आज नेता नहीं होता भारत का प्रधानमंत्री भी तो बन सकता था। अपनी बोली में दम रखो। तो इसीलिए कहता हूँ वो शुरू से सीखता नहीं है, और आपने क्या करना है, आपने चीज़ों को जीरो बन के सीखना है। और इंग्लिश बोलने का एक आसान तरीका मैं आपको बता दूं, सेंटेंसेस को रिपीट करें, सेंटेंसेस को रिपीट करें। आपके पास अभी टाइम है, आप मान के चलो मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, अपने आप इंटरव्यू को भी दें और अपनी इंग्लिश को भी दें। तो सफिशिएंट टाइम दें, कोई दिक्कत नहीं। आप यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पढ़े होते हैं, आप पूरी की पूरी सीख सकते हैं चाहें तो। सॉरी, हे भगवान। तो सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करें, और ज़्यादा नहीं, आप 2-3 टॉपिक कर लें, टेंस, मॉडल्स और वॉइस, या आप इंटेंशन ऑफ स्पीकर यानी कंडीशनल्स कर लें। 10-15 दिन के टॉपिक में 1-1 घंटे क्लास करेंगे तो ज़्यादा नहीं है। तो आप ये 3-4 टॉपिक ज़रूर कर लें। स्पोकन सीखनी है तो भाई ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको पता है। टेंस से आपको क्या हो जाएगा, टेंस से आपको सेंटेंस फॉर्मेशन आ जाएगी। मॉडल से आपको क्या पता चल जाएगा, इंटेंशन ऑफ स्पीकर पता चल जाएगा। पैसिव वॉइस, एक्टिव वॉइस का आपको ये फायदा होगा कि आप बातों को कहने के तरीके सीख जाएंगे, कि एक बात को 2 या 3 तरीके से भी कह सकता हूँ मैं। बात को बोलने के तरीके होते हैं, कॉन्टेक्स्ट ना बदले, सेंस ना बदले, टाइम ना बदले, ये सब चीज़ें ना बदले, आपको पता है तो आप वो सीख जाएंगे। इंटेंशन ऑफ स्पीकर में आप अजम्पशन वगैरह सीख जाएंगे, कंडीशनल सीख जाएंगे, कंडीशन स्टेटमेंट, ये चीज़ें कुछ चैप्टर जरूरी होते हैं तो आप जरूर सीखें। 15 या 20 दिन में मैक्सिमम आप सीख जाएंगे, अगर स्पोकन से ही लेके चलते हैं तो भाई। इतना सीखने के बाद मेरे बच्चे, मैं आपको बताऊं, इतना सीखने के बाद आप क्या करेंगे, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, या फिर आप मेरे को मैसेज कर देना इंस्टाग्राम पे, मैं आईडी दे देता हूँ आपको पहले यार, ठीक है ना। या तो आप मेरे को यहाँ पे मैसेज कर देंगे, या मेरा को आप व्हाट्सएप कर देंगे इस नंबर पे।
तो मैं आपको कुछ पीडीएफ्स प्रोवाइड करवा दूंगा जो इंटरव्यू से रिलेटेड होगी, और कुछ इंपॉर्टेंट स्पोकन पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है जी, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मेरे पास पीडीएफ पड़ी है, मैं पीडीएफ ही देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को। तो मेरे पास वैसे तो 8-10 हज़ार सेंटेंस है, कम से कम 8-10 हज़ार स्पोकन से डेली लाइफ से रिलेटेड, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें जो आपके इंटरव्यू के लिए जरूरी हैं वो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट करवा दूंगा। पूरी तो मैं करवाऊंगा नहीं, भी पापी पेट का सवाल है तो मैं क्या बताऊँ, अभी भी तो कमाने लगा हूँ मैं। ठीक है, आपको मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। आप मेरे को यहाँ पे तो इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे, यहाँ पे व्हाट्सअप करेंगे, कहीं भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी जी। 1 मिनट यार, ये क्या लग गया इंक। तो आप मेरे को मैसेज कर देंगे, तो ये चीज़ें आप सीख लेंगे, आपके पास सफिशिएंट टाइम होगा। जब आप इतना सीख जाएंगे ना, इतना सीख जाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि आप जब लर्नर बनेंगे। और दूसरी चीज़ होती है, आपको स्पोकन सीखने का एक तरीका बता देता हूँ, मिरर प्रैक्टिस करें। मिरर प्रैक्टिस करें, अपनी टोन पे काम करें, अपना एक्सेंट पकड़ें, अपनी टोन पे काम करें, अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करें। ये कुछ चीज़ें होती हैं, फेस एक्सप्रेशंस, टोन, बॉडी लैंग्वेज, ये चीज़ें आप जितना ज़्यादा काम करोगे ना, तो उसके लिए आपको मिरर प्रैक्टिस जरूरी है। या फिर आप करोगे, आपके पास फ़ोन होता है, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें। फ्रंट कैमरा सबके फ़ोन में है, टेक्नोलॉजी का ज़माना भी, फ्रंट कैमरा सबके फ़ोन में है, तो वीडियो रिकॉर्ड कर लें। मान के चलो आपने एक सेंटेंस बोलना है, हिंदी में बोलेंगे आप, कैसे, कौन सा सेंटेंस पकड़ूं मैं, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा फ़ोन टच करने की। हिंदी में आप ऐसे बोलते हो ना, इंग्लिश में हाउ डेयर यू टू टच माई फोन। अब ऐसे नहीं, हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, तेरी हिम्मत कैसे हुई। इंग्लिश में भी सेम एक्सप्रेशन हो फेस पे, सेम हाव भाव हो, सब कुछ सेम हो, फर्क ना आए। यही होती है स्पोकन, यही होती है मोड ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट करने के तरीके। नेटिव स्पीकर्स को कॉपी मत करना, उनका एक्सेंट मत करना, है ब्रो हाउ डेयर यू टू टच माई फोन, नो नो नो, नॉट एट ऑल, स्टॉप डूइंग इट। ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि इस चीज़ से आपको ना तो स्पोकन आएगी, ना आपका कुछ सुधरेगा, उल्टा आप बिगड़ोगे। वो कहते हैं ना, नॉलेज लो तो पूरी लो, अदरवाइज मत लो, क्योंकि अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, जहर के बराबर होता है। तो जहर मत पीना मेरे भाई, पहले ही बता रहा हूँ। कहीं तुम जहर खा लो, फिर कहते सर आपने बताया नहीं, तो सर तो आपको पहले ही बता के चल रहे कि ऐसे काम मत करना। तो स्पोकन का मतलब तुम्हें उस चीज़ को जीना पड़ेगा। किसी भी चीज़ को पाने के लिए उससे प्यार करना पड़ता है। अगर आपको इंग्लिश सीखनी है ना, तो इंग्लिश आपके ब्लड में आ जानी चाहिए, आपके धमनियों में आ जानी चाहिए कि हाँ ये खून की तरह बह रही है मेरे इंग्लिश मेरे शरीर में। जैसे पोषक तत्व बहते हैं, एलिमेंट्स बहते हैं, वैसे मेरे खून में होनी चाहिए इंग्लिश। इंग्लिश सीखने का तरीका ये होता है कि उस चीज़ से आप इतना ज़्यादा प्यार करें कि दुनिया भूल जाएं, ऐसे इंग्लिश सीखोगे। जब मैं स्पोकन सीखता था ना, तो रात को 10 बजे छत पे चढ़ के बोला करता था सेंटेंस। मेरे को थोड़ी सी शर्म होती थी। अगर आपको कोई कहता है बड़ा अंग्रेज बन रहा है बे, आपसे जलता है भाई, क्योंकि उसको इंग्लिश नहीं आती, आपको आती। आप बोलने की कोशिश करें तो उसको नहीं आती, इसलिए वो कहता है कि बड़ा अंग्रेज बनना है। क्यों अंग्रेज बनना है? अरे उसको नहीं पता। और जब आप 3-4 महीने में जब आप बोलने लग जाओगे, तो आपको कहेगा भाई कहाँ से सीखी, मेरे को भी सिखा दे यार, मुझे भी सीखनी यार, मुझे भी कोई अच्छा टीचर बता यार। तो ये तो वो तो जानता है ना, वो आपको टोकेगा कि आप ना सीखें, वो आपको टोकेगा कि आप ना सीखेंगे। वो तो आपको ये भी कहेगा ऑनलाइन को इंग्लिश सीख सकता है क्या? भाई सीख सकते हैं, मैंने ऑनलाइन ही सीखी है, इतना भी बता देता हूँ, मैंने सीखी भी ऑनलाइन है। और क्या बताऊँ, ऑफलाइन तो मैंने जब एसएससी की कोचिंग ली थी मुखर्जी नगर तभी गया था मैं, लेकिन ऑनलाइन मैंने ऑनलाइन ही सीखी है भाई स्पोकन, और वो भी लॉकडाउन में। और बताओ कुछ तो फायदा उठाया ना मैंने। तो जीरो बन के सीखो, खुद के साथ ही रोल प्लेइंग करो। रोल प्लेइंग, आप ही ए पर्सन बन जाओ, आप ही पर्सन बी बन जाओ, आप ही वेटर बन जाओ, आप ही कस्टमर बन जाओ, आप इधर से सोनू बन जाओ, आप इधर से मोनू बन जाओ कॉल पर बात करते हुए। इस तरह से आप ही क्वेश्चन करो, आप ही आंसर करो। इधर आ जाओ, हाय रोहित हाउ आर यू, हे मोहित आई एम फाइन व्हाट अबाउट यू। ये चीजें करो ताकि आपको बोलनी आ जाए। क्योंकि अगर आपके पास एनवायरनमेंट नहीं है, आपके पास दोस्त नहीं है बोलने के लिए, तो मैं तो कहता हूँ रोल प्लेइंग इज द बेस्ट मेथड। रोल प्लेइंग बेस्ट मेथड है मेरे भाई। तो रोल प्लेइंग ही शुरू कर दो, छोड़ दो दुनियादारी कि तुम्हारा कोई साथ देगा। मान के चलो तुम्हारा साथ देने वाला तुम्हारे माँ बाप के अलावा कोई नहीं है, तब तुम सीख जाओगे। तुम्हें दिखेगा तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए सपने देख रहे हैं, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए पैसा लगा रहे हैं, पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। उन्होंने अपने सपनों को खत्म कर दिया, उन्होंने अपनी लाइफ आधी से ज्यादा लाइफ तुम्हें दे दी।
आधी से ज़्यादा लाइफ उन्होंने तुम्हें दे दी, तब तुम सीख जाओगे। तब तुम्हें दिखेगा कि यार उनके अलावा तो मेरा कोई है नहीं, वो मेरे साथ बोल नहीं सकते, तो क्यों ना मैं खुद ही बोल लूँ। मैं खुद बोलता था, खुद वेटर बनता था, खुद कस्टमर बनता था, खुद फ़ोन पे इधर बात करता था, खुद फ़ोन पे उधर बात करता था, खुद रेलवे स्टेशन पे खुद को सपोज कर लेता था, मान लेता था भाई हाँ मैं रेलवे स्टेशन पे हूँ, खुद टिकट के बारे में पूछता था, खुद इंक्वायरी ऑफिसर बनता था। तुम भी तो बनो, मिरर प्रैक्टिस करो, फोन में रिकॉर्ड करो, अपने एक्सप्रेशंस को मैच करो, अपने एक्सप्रेशंस में इंप्रूवमेंट करो। क्यों नहीं सीख पाओगे यार? इंटरव्यू कौन सी बड़ी चीज है, तुम दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज पार कर लोगे। तो इंग्लिश जरूरी है, लेकिन इतनी भी नहीं है, तो सीखो तो बड़े ढंग से सीखो। चीज़ों को इतना ज़्यादा प्यार कर दो कि हाँ यार ये चीज़ है, ये चीज़ मेरी लाइफ बनाएगी। इसलिए मत सीखो कि मुझे इंटरव्यू देना है, इसलिए सीखो मुझे लाइफ में यूज़ करना है इसको, मुझे इससे प्यार है, मुझे इसको सीखना है। आई वॉन्ट टू लर्न इट, मुझे इसे सीखना है, ये सीखना यही मेरी चाहत है। इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, इसलिए सीखो इंग्लिश को। इसलिए कभी मत सीखो कि मुझे इंटरव्यू देना है, मुझे नौकरी चाहिए, फिर तुम नहीं सीख पाओगे मेरे भाई। फिर तुम्हारे मन में वो नौकरी दिखेगी, इंटरव्यू नहीं दिखेगा, ना तुम्हें इंग्लिश दिखेगी। ऐसे तो ना हो पाएगा। हाँ, प्यार करोगे सब्जेक्ट से, किसी भी सब्जेक्ट से प्यार करो, वो आपको बढ़ाएगा। किसी को मैथ्स में बड़ा इंटरेस्ट होता है और वो उसमें इतना खो जाता है, उसको मैथ्स के अलावा कुछ नहीं दिखता, तभी वो अच्छा टीचर बन पाता है, तभी वो अच्छा समझाने वाला बन पाता है, तभी वो आपको एक क्वेश्चन को बड़ी आसानी से समझा देता है। क्यों? क्योंकि उसको उस चीज़ से प्यार है, उस चीज़ में वो खो गया। मैं बात करूं, मेरे ख्याल से 9th या 10th की बात है, हम क्या करते थे, मैं था, एक मेरा दोस्त था विकास, हम दोनों जो भी टीचर मैथ्स के क्वेश्चन करवाते थे, इंग्लिश के, हम उससे एक दिन अगला लेसन याद करके आते थे, उसको पढ़ के आते थे। मुझे अभी भी याद, हम ऐसा करते थे। क्यों? क्योंकि हमें पता है हमें उस चीज़ की नीड है, हमें उन चीज़ों से प्यार है, हमें लर्निंग से प्यार है, हमें पढ़ने से प्यार है, हम लर्नर बने रहना चाहते, तो हम करते थे। अब कुछ तो पिछले वाला भी नहीं करते थे भाई, फिर तो उनको पढ़ेंगे, वो तो मुर्गे बनेंगे ही। तो यही चीज़ें होती है जो आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, इन्हीं चीज़ों पर आपको काम करना पड़ता है। इसलिए आप कोई भी सब्जेक्ट को सीखने से पहले उसके लिए आपके मन में होनी चाहिए उसके प्रति इज्जत, कि हाँ ये इंग्लिश है, ये हिंदी है, ये रीजनिंग है, ये मैथ्स है, ये साइंस है, ये सोशल साइंस है, जो भी है ये मेरे लिए है, ये मेरे लिए, मैं इसको जितना ज़्यादा प्यार करूँगा उतना ज़्यादा मेरे लिए अच्छा होगा। तो आपका प्यार होना उस चीज़ के लिए ज़रूरी है, और उस सब्जेक्ट के प्रति आपकी इज्जत हो, रिस्पेक्ट हो। और आप एक टीचर बनने जा रहे हैं, तो टीचर बनने का मतलब आपका भी काम रिस्पेक्ट देना और रिस्पेक्ट लेना है, क्योंकि टीचर से ज़्यादा रिस्पेक्ट किसी भी पर्सन की नहीं होती। किसी भी पर्सन की, बड़े से बड़ा आदमी आपको बोलेगा नमस्ते सर, बड़ा दिल को सुकून मिलता है कि यार मैंने इस इंसान को पढ़ाया है, बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मैं आज बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट्स को मैं भी कोचिंग देता हूँ, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी पढ़ाता हूँ, मेरे को इंटरेस्ट है उनमें, यूपीएससी की कोचिंग लेता हूँ तो मैं भी तो पढ़ाता हूँ, उनको डिलीवर करता हूँ मैं अपनी चीज़ें। पहले मैं खुद पढ़ता हूँ, अच्छे तरीके से रिवाइज करता हूँ, मुझे उनसे प्यार है। मुझे ज्योग्राफी में बड़ा इंटरेस्ट है भाई, मैपिंग करना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे पॉलिटी में इंटरेस्ट है, मुझे लर्निंग से ही प्यार है। बात यहीं पे आगे खत्म हो जाती है। तो मैं क्यों नहीं सीख सकता, तुम क्यों नहीं सीख सकते जब मैं सीख रहा हूँ? तो मैं इतने सब्जेक्ट इतने हाई लेवल पे जाके सीख रहा हूँ। जीके कविज भी डालने, जीके कविज क्या, जीके की रील्स भी डालनी शुरू कर दी है मैंने। कभी मैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डाल देता हूँ, कभी मैं हिस्ट्री से रिलेटेड डाल देता हूँ, कभी मैं पॉलिटी से रिलेटेड डाल देता हूँ, कभी करंट अफेयर्स, कभी जो आज के दिन क्या हुआ था, मान के चलो आज कितनी 6 तारीख है क्या, हाँ आज के दिन क्या हुआ था, तो मैं ये चीज़ें डालनी शुरू कर देता हूँ। ये तो तुम पे है, तुम क्या डालोगे क्या नहीं, क्या सीखोगे क्या नहीं, ये तो तुम पे है सब कुछ। 2 मिनट नहीं लगते एक छोटी सी चीज़ को याद करने के लिए, 2 मिनट की। माइंड में कंसंट्रेशन होना चाहिए कि हाँ सीखना है, करना है, करता जाऊँगा। तो इंग्लिश का डर तो भाई सबसे पहले निकाल दो। इंग्लिश सीखने में कोई बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं, 2-2 साल के बच्चे इंग्लिश बोलते रहते हैं आजकल। तुम्हें क्या बताऊँ मैं यार, और इससे ज़्यादा तुम क्या सीखोगे? और तुम तो फिर भी 20-25 साल के हो चुके हो, तुम्हें तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए ना। सीखने वाला रातों रात सीख जाता है। स्वामी विवेकानंद जी एक दिन में 700 पेज की किताब याद कर लिया करते थे। तुम तो फिर भी मॉडर्न टाइम में हो, सिलेबस बहुत कम हो गया, इतना हो गया, पहले तो इतना था अब तो इतना हो गया ना। सोचो क्यों नहीं कर सकते? तुम कर सकते ना। इंग्लिश का डर जरूर दिमाग से निकाल दें, इंग्लिश सीखें, बड़े प्यार से सीखें, जीरो बन के सीखें, एक स्टूडेंट बन के सीखें। कभी ये मत माना सीखते टाइम मैं एक टीचर हूँ,
सीखते टाइम ये मानना कि मैं जीरो हूँ, मुझे ये चीज़ नहीं आती और मुझे इसको जीरो से सीखना है। बाल की खाल वीडियो रुक गई थी क्या? तभी मैं सोच रहा हूँ, चलो कहाँ पे थे हम? विवेकानंद जी के पास। हाँ, तो मैं कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी जो थे ना, वो एक दिन में 700 पेज की किताब याद कर लिया करते थे। क्या था? उनकी डेडिकेशन थी, उनका प्यार था उस चीज़ के लिए कि हाँ यार मैं लर्नर हूँ, मुझे पढ़ना है, मुझे चीज़ें सीखते रहना है। और जब वो लर्नर थे, जब वो सीख रहे थे, तो वो ये नहीं देखते थे कि मुझे कितना पढ़ना है, कितना, हाँ उन्हें ये था मुझे ये चीज़ पढ़नी है, मैं इसको जीरो से सीख रहा हूँ, मुझे इस चीज़ के बारे में पूरी नॉलेज चाहिए। और आपको पता है नॉलेज ही सब कुछ होता है, नॉलेज से ही तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्योंकि इंग्लिश सीखने की बात आ जाती है तो इंग्लिश कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सीधे ही कहता हूँ भाई इंग्लिश सीखने में मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हाँ ग्रामर, भाई ग्रामर आपको कॉन्सेप्ट से सीखनी पड़ती है, रूल्स मत रटना कभी भी, रूल्स के पीछे मत भागना, कॉन्सेप्चुअल सीखो। क्या पता कि रूल रट के चले जाओ, रूल रटने का मतलब ये हो जाएगा कि तुम रटी हुई बातें नहीं, कॉन्सेप्ट से सीखोगे ना तो चीज़ों को इजीली क्लियर कर पाओगे। तो कॉन्सेप्चुअल चलो, कॉन्सेप्चुअल ग्रामर सीखो, रूल्स वाली मत सीखो। मैं तो यही कहता हूँ, क्योंकि रूल्स पता नहीं कब फेल हो जाएंगे भाई। रूल्स वाले तो मैं तो कहता हूँ भाई सीखना है, मतलब कोई फायदा नहीं है, रूल्स वाले सीखोगे सामने वाला कहीं भी फंसा सकता है आपको। तो रूल्स वाली मत सीखना, हर चीज़ पे काम करें आप अपने कंटेंट पे ज़रूर काम करेंगे, क्योंकि सीखोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, और नहीं सीखोगे तो भाई मैं क्या कह सकता हूँ। तुम्हारे पास टाइम है, सफिशिएंट टाइम है, बहुत सी चीज़ें तुम्हें करनी है। अभी तुम पता है क्या स्टार्ट कर दोगे? अभी तुम इंटरव्यू प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे। कैसे स्टार्ट करोगे मैं आपको बता देता हूँ। आपके पास दो ऑप्शन है। कौन कौन से? पहले तो आपके पास ये ऑप्शन है कि आप 3 या 4 दोस्त हों जो तैयारी कर रहे हो इंटरव्यू की। आप कौन हो? आप 3 या 4 जो दोस्त हों वो आप इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या करोगे? आप मान के चलो 4 दोस्त हैं, दोस्त ए बैठा है, दोस्त बी बैठा है और दोस्त सी बैठा है, और एक आप ये बैठे हो डी भाई, ठीक है। इन्होंने आपसे करने क्वेश्चन आंसर, आप कुछ भी निकालोगे जो रिलेटेड हो, कोई भी क्वेश्चन आंसर करने हैं, आपने देने हैं जवाब जिस तरीके से मैंने आपको बताया उसी से। एक कमरा बना लो अपना, कोई भी अपना रूम बना लो चारों मिलके, उस रूम में आपने ऐसे ही एंट्री करनी है जैसे मैंने बताया, बड़े प्यार से सलीके से। आप अपना सूट बूट में रहना है, मतलब ड्रेसिंग सेंस अच्छी कर लोगे, सारा कुछ आप अपने तरीके से बेस्ट कर लोगे, बेटर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बड़े प्यार से इंटरव्यू देने की कोशिश करनी है। ये भाई पहले कोई क्वेश्चन पूछेंगे, ये पूछेंगे, कोई मैडम बनने की कोशिश करेगा, मतलब मैम बनने की कोशिश करेगा, कोई सर बनने की कोशिश करेगा। तो जैसे भी करना है आप करें। आप सारे क्वेश्चन आंसर या तो कहीं कॉपी पे नोट कर ले, नोटबुक के, आंसर नोट मत करना, क्वेश्चन करना। आंसर तुम्हारे माइंड में इस तरह से अपना माइंड सेट कर लेना, रोज प्रैक्टिस करो, इस तरह से अपना माइंड सेट कर लो। एक काम करना, यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेना, पहले यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देख लेना कि इंटरव्यू कैसे लेते हैं केवीएस का। जब आप वो वीडियोस देख लोगे ना, जब आप वीडियोस देखोगे तो उसी अकॉर्डिंग आप खुद करना कि 3 या 4 यहाँ पे बैठ जाना, एक आप यहाँ पे बैठ जाना, इंटरव्यू देने की कोशिश करना। जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके लिए इजीली हो जाएगा। एक तरीका तो ये होता है मेरे भाई। दूसरा क्या है, मान के चलो आपके पास कोई दोस्त नहीं है। अगर आपके पास कोई दोस्त नहीं, आप हो सिंगल, वैसे तो आप हो, शादी नहीं हुई तो भाई सिंगल ही हो तुम, इसके लिए तो इंटरव्यू देने की तैयारी करें ना। आप हो मेरे भाई सिंगल, आपका कोई फ्रेंड नहीं है, और फ्रेंड तो नहीं है, मान के चलते हैं ना, नहीं है, तो आप क्या करोगे? आप खुद ही एग्जामिनर बनोगे। देखो वो तो आपको पता है, ड्रेसिंग सेंस वगैरह वो तो आपको, देखो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी पड़ेगी भाई, उसके लिए तो मैं कहीं से। हाँ जी, मैं क्या बता रहा था, यहाँ पे था मैं यार, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं होगी दिक्कत। तो मैंने क्या बताया, अगर आपका कोई दोस्त नहीं है, आप सिंगल हो, आपका कोई दोस्त नहीं है भी आपका साथ देने वाला, तो आप क्या करोगे? आप रोल प्लेइंग मेथड स्टार्ट कर दोगे। खुद ही तो ये बन जाओगे तीनों, और खुद ही ये बनोगे। ये तो तुम हो ही, तुम्हें बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये भी तुम ही बनोगे। जब तुम ये बन जाओगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। यानी खुद ही क्वेश्चन करोगे, खुद ही आंसर करोगे, और अपने 20, 30, 50, 100, 150 अपने क्वेश्चन तैयार कर लो, और उनके आंसर अपने माइंडसेट से तैयार करो। हाँ, मुझे नाउन पढ़ाना है तो मुझे पढ़ाना कैसे है, मुझे हिंदी पढ़ानी है तो मुझे कैसे पढ़ानी है, मुझे मैथ्स पढ़ाना है, मुझे प्लस माइनस करना है तो कैसे सिखाना है, मुझे सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट पढ़ाने तो मुझे पढ़ाने कैसे हैं यार, मेरा माइंडसेट कैसे काम करेगा, ये अपने माइंड से ही तैयार करो तुम।
जब आप अपने माइंडसेट से तैयार करोगे, मान के चलो आपसे OD1 का भी पूछ लिया तो भी अपने माइंडसेट से तैयार करो। आपसे ये पूछ लिया कि हाँ भैया बताओ आपको टेंस पढ़ानी है, कैसे पढ़ाओगे, तो अपना माइंडसेट तैयार करो भाई, कैसे तुम चीज़ों को ईजी करके करा सकते हो। ये माइंडसेट तुम्हारा होना चाहिए, ना कि मेरा होगा। मैं तो तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम्हारा माइंडसेट क्या है वो तुम सोचो। और एक टीचर के लिए एक खास बात होती है कि उसे एक चीज़ को बताने के 5-6 तरीके जरूर आने चाहिए भाई। कि मान के चलो तुम्हें इस तरीके से समझ नहीं आया, कोई बात नहीं बेटा, इससे नहीं है, किसी से तो आएगा यार, किसी से तो आएगा। अब मैं जब बात करता हूँ, मैंने अपने यूट्यूब पे एक दिन सेशन करा था आदत बताने के 10 तरीके, 10 तरीके से 12 तरीके तो मैंने तुम्हें आदत बताने के करा रखे हैं, किस किस तरीके से अपनी हैबिट्स शो करोगे। तो ये तो तुम पे डिपेंड है कि तुम एक चीज़ को कितने तरीके से करा सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि एक टीचर को हमेशा लर्नर बने रहना चाहिए। एक टीचर को हमेशा एक लर्नर बना रहना चाहिए, ताकि वो अपने कंटेंट पे काम करता रहे। अपने कंटेंट पे काम करने का मतलब चीज़ों को अपडेट होने के बाद उस पर क्या काम करना है, क्या सोचना है, क्या करना है, क्या देखना है, ये तुम पे ही है। कोई और नहीं आने वाला कि जी आप कुछ कराओगे। क्यों भाई, तुम्हें पता है सिलेबस में क्या चेंज हुआ है। जैसे SSC की बात करूं, उसमें GS में भी मेंस में आने लगी, तो उन टीचर्स ने अपना काम किया ना, मेरे टीचर्स ने काम किया, मुझे पढ़ाया, मुझे अच्छी नॉलेज दी, जिस वजह से मैं उनसे आज भी पढ़ता हूँ भाई। मैं ये नहीं कहता मैं नहीं पढ़ता, मैं रोज़ पढ़ता हूँ, मैं रोज़ क्लासेस लेता हूँ। क्या पता कौन सा नया कॉन्सेप्ट आ जाए इंग्लिश में, क्या पता कौन सी नई चीज़ आ जाए, तो मुझे भी तो पढ़नी पड़ती है। मैं रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, द हिंदू मैं रोज़ पढ़ता हूँ, बेसिक फिजिकल नहीं तो अपने फ़ोन में ज़रूर पढ़ता हूँ, ऑडिटोरियल ज़रूर पढ़ता हूँ मैं, एडिटोरियल। तुम खुद सोचो, मैं भी तो लर्नर हूँ, मेरी खुद की लाइब्रेरी है, अच्छे स्टूडेंट्स भी ठीक ठाक हैं, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन फिर भी मैं कर रहा हूँ कि मुझे और आगे बढ़ना है, मुझे अपने स्टूडेंट्स को बेस्ट से बेस्ट देना है। तो मैं ये सोच रहा हूँ तो तुम भी बनो। तो मैंने इसीलिए बोला कम से कम 5-6 तरीके एक चीज़ को बताने के तुम्हें जरूर आने चाहिए। तुम अपने क्वेश्चन तैयार कर लो, अपने माइंडसेट से उनके आंसर तैयार कर लो, तुम्हारे लिए ईजी हो जाएगा। इंटरव्यू देना, ये चीज़ें करनी, ड्रेसिंग सेंस मैंने आपको बता दी, बोलने का पोलाइट वे होना चाहिए, चेहरे पे एक अच्छी स्माइल होनी चाहिए, और क्या, तुम्हें अपनी हॉबीज़ के बारे में बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है, और KVS के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, TGT PGT इन सब के बारे में नॉलेज होनी जरूरी है, क्या होता है क्या नहीं। स्टूडेंट्स को कैसे, मान के चलो स्टूडेंट समझना नहीं चाहता, उसको कैसे समझाओगे। स्टूडेंट के मन में पढ़ाई के लिए जीरो फीलिंग है, क्या कर सकते हो तुम उसके लिए, अपनी तरफ से बेस्ट देने की क्या कोशिश करोगे, ये चीज़ें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। समझ गए ना। कई बार क्या होता है, कई बार बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसका स्कूल में या कहीं पे मन नहीं लगता बेचारे का, तुम्हें उसके लिए वो माहौल बनाना है, तो तुम क्या करोगे, ये चीज़ें तुम्हारे माइंड पे होती है। सामने वाला तुमसे ये भी पूछ सकता है कि मान के चलो एक स्टूडेंट आया भाई, वो स्टूडेंट पढ़ना ही नहीं चाहता, उसका स्कूल में एंटर करने का मन नहीं करा, घर वाले उसको धक्के से भेजे, तुम क्या करोगे उसके लिए, तुम्हारा माइंड क्या कहता है उसके रिगार्डिंग, ये चीज़ें तुम सोचो। अब तुम ये तो सोचोगे नहीं जी थप्पड़ मार के बिठा दूंगा, ऐसा थोड़ी ना होता है, थप्पड़ मार के थोड़ी ना बिठाओगे कि तुम TP लग गई तुम्हारी, तुम्हें 5-6 साथियों वालों को पढ़ाना है, ना जी ना बेटा जी, ऐसा नहीं होता। सोचना पड़ता है कि किस क्वेश्चन का आंसर। मैंने सिर्फ एक ही बात की, तुम्हारा माइंड सेट होना चाहिए, तुम्हें इतनी नॉलेज, इतनी परख होनी चाहिए कि मुझे अपने स्टूडेंट को पढ़ाना तो किस वे में पढ़ा सकता हूँ, किस तरीके से पढ़ा सकता हूँ, एक चीज़ को मैं कितने तरीके से समझा सकता हूँ, एक स्टूडेंट जो पढ़ना नहीं चाहता उसको कैसे पढ़ा सकता हूँ, एक स्टूडेंट जिसको बहुत ज़्यादा नॉलेज है, एक स्टूडेंट जिसको जीरो नॉलेज है, दोनों को मेंटेन करके कैसे चल सकता हूँ। ये सारी की सारी तमाम बातें तुम्हारे माइंड में होनी चाहिए। तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारा कॉन्फिडेंस, तुम्हारी नॉलेज ऐसी होनी चाहिए कि तुम सब चीज़ों को एक साथ कंट्रोल कर सको, तुम सब चीज़ों को एक साथ कंट्रोल कर सको। ये तुम्हारा माइंडसेट, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारी थिंकिंग, सब कुछ तुम्हारा ही होना चाहिए, किसी और का ना हो, क्योंकि जो तुम्हारा होगा ना वो कोई और का नहीं होगा। ये सब चीज़ें तुम्हें सोचनी पड़ती है। तो KVS इंटरव्यू मुश्किल नहीं है, इंटरव्यू कोई मुश्किल नहीं होता। तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी पॉजिटिविटी, तुम्हारे कॉन्फिडेंस, हर चीज़ पे डिपेंड करता है, तुम्हारी नॉलेज, तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, पर्सनैलिटी, सब कुछ मेरे भाई, सब कुछ। तो ध्यान रखा करें, अच्छे लोगों को फॉलो करना स्टार्ट कर दो ना तुम, अच्छे से टीचर्स की वीडियो देखो, बहुत सारे टीचर्स करवाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा यार मेरे को, हिमांशी मैम है, रोहित वेदवान है, और भी टीचर्स हैं, मैंने इन्हीं का नाम सुना है भाई फिलहाल तो, और भी बहुत से टीचर्स हैं।
आप उनकी यूट्यूब चैनल पे जाओ या कहीं पे जाओ, उनकी वीडियोस देखो, कुछ ना कुछ नया मिलेगा आपको। कुछ आपको मान के चलो यहाँ से आपको 2% भी मिला है ना, तो 2% कहीं से आपको 50% मिल जाए, क्या पता, कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। तो आप गेन करते जाओ, आपका काम गेन करना है, आपका काम सिर्फ नॉलेज लेना है। इस टाइम आप टीचर अपने माइंड में ये रखो कि हाँ मैं अच्छा टीचर हूँ, तो आप अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करो। उसके लिए आपको सीखना भी पड़ेगा भाई, बिना सीखे तो आप कुछ कर नहीं सकते। सो प्लीज अपने कंटेंट पे, अपने माइंड पे, अपनी चीज़ों पे काम करें। आप जितना ज़्यादा उन चीज़ों पे काम करेंगे आप उतने ज़्यादा फायदे में रहेंगे भाई। मैं तो इतना कह सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हारी नॉलेज तुम्हारे पास है, मैं तुम्हें थोड़ी मोटिवेशन दे सकता हूँ कि पॉजिटिव रहो, अपने माँ बाप के सपने अपने साथ रखो, अपनी थिंकिंग, अपना फ्यूचर देख के चलो, अच्छे काम करो, बुरे काम गलत नज़र मत रखो, नीयत साफ रखो। मैं तो तुम्हें ये बातें कह सकता हूँ, करना तो तुम्हें है, तो तुम्हें अपना माइंड सेट करना है, तुम्हें सब कुछ करना है। हम क्या कर सकते हैं? और कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो तुम निकाल लोगे, गूगल भरा पड़ा इन चीज़ों से कि तुम्हें क्या बताना है, क्या करना है, कैसे नहीं करना। ये तो गूगल का काम है और तुम्हारा काम है। तुम्हें केबीएस के बारे में क्या जानकारी थी, तुम गूगल करो। फ़ोन किस लिए रखा है? व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे चैट करने के लिए ना रे भाई, इन दिनों ये काम करने का टाइम नहीं है। भाभी जी बाद में बात कर लेंगी, नहीं तो जिसकी नौकरी लगेगी वो तो उनके साथ जाएगी, फिर सोच लो। ठीक है जी, समझ रहे हो ना चीज़ों को? अच्छे बच्चे हो अगर समझ रहे हो तो समझना तो तुम ही है, कोई और तो आने वाला नहीं है। और हाँ, कोई डाउट हो तो मैंने आपको बता ही दिया था, आप मेरे को व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल से मैंने आपको काफ़ी कुछ बता दिया इंग्लिश से रिलेटेड भी। तो इंग्लिश आप सीख सकते हैं। आपने अगर स्पोकन सेशन, अगर आपने इंट्रोडक्शन देना सीखना है तो भाई स्पोकन सेशन में मैंने डाला हुआ है, और इंटरव्यू की एक वीडियो और भी डाली हुई है मैंने, वो भी आप ज़रूर देखें क्योंकि वो भी आपके काम की है। और हाँ, मेरे को आप इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करें भी। और हाँ, आपको वीडियो अच्छी लगी तो भाई ज़रूर शेयर करना। आपका पहला काम ही होता है वीडियो को शेयर करना, ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का साथ और आप लोगों का प्यार मुझे क्या पता कि और चीज़ें बताने के लिए मजबूर करे। मैं आपसे प्रेरणा लूँ कि यार उन लोगों ने मेरी हेल्प की थी, उन लोगों ने ये सब चीज़ें बताई थी, तो वो तो आप लोगों पे डिपेंड है। हाँ, अच्छी लगे तो ज़रूर करना। हाँ, कोई चीज़ गलत लगे तो मुझे ज़रूर बताना भाई, क्योंकि मैं भी तो रिफॉर्म करना चाहता हूँ, मैं भी तो अपने आप को सुधारना चाहता हूँ ना। तो अपनी कमियाँ सुधारना हर टीचर का फ़र्ज़ है, मेरा भी फ़र्ज़ है भाई। मैं भी चाहता हूँ अपनी कमियाँ सुधारूँ, तो आप मेरे को ज़रूर बताएं। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप भी बताएं दूसरों को, ठीक है ना। और पेशेंस भी ज़रूरी है, ये चीज़ याद रखना, मैं बताने भूल गया था। कहीं बार बार जाते आप घड़ी की तरफ देखने लगते हैं, बिल्कुल भी नहीं। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, पेशेंस ज़रूरी है। पेशेंस के बिना तो कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता भाई, पेशेंस आपके पास ज़रूरी है। समझ गए ना? तो हाँ जी, वैसे तो मैंने आज यूट्यूब पे उसकी क्या कहते हैं वोकैब की क्लास डालनी थी, लेकिन आज मैंने ये सेशन रख लिया। वोकैब क्लास मैं कल कराऊंगा फिर, क्योंकि ये ज़रूरी था, इसी वजह से मैं आपको ये नहीं करवा पाया। वोकैब करवाने को तो मैं करवा दूँ, लेकिन वोकैब तैयार करने में मेरे को 3 से 4 घंटे लगते हैं। सो मुझे पढ़ाना भी है, मुझे पढ़ना भी है, मुझे और काम भी है। सो आप चीज़ों की तरफ ध्यान दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना मेरे भाई। सो मिलेंगे कल यूट्यूब की क्लास में, वोकैब की क्लास में। वोकैब क्लास नंबर मेरे ख्याल से 17 होगी हमारी आगे। वोकैब क्लास देखो यूँ ही चलती रहेगी, ग्रामर भी आएगी, ऐसी बात नहीं है, ग्रामर भी करवाऊंगा मैं। तो चीज़ें आपकी तरफ है, आपने सोचना है, आपने देखना है। वीडियो तो मैं चाहता तो 5 घंटे भी बना देता, लेकिन मैंने मेन चीज़ें आपको निचोड़ ला के दे दिया, खरपतवार नहीं रखी, मैंने आपको निचोड़ ला के दे दिया। तो आप ज़रूर देखें, ज़रूर समझें, चीज़ों को ज़रूर गेन करें। सो मिलते हैं, सो बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ मेरे दोस्त, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपका तहे दिल से धन्यवाद, आपने मेरे को सुना, आपने मेरी चीज़ों को समझा। और हाँ, मुझे कोई कमी हो तो ज़रूर माफ़ करना, और हाँ मुझे बताना भी। थैंक यू।